Hello friends and welcome to the lecture. So your yearly recap for international relations. January से June 2025, this will be part 1. And of course tomorrow you will see, the next day you will see July to November. So therefore the purpose of this yearly recap is कि मैं आपके साथ इन दो वीडियोस में पूरे साल के करंट अफेयर्स को और वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी टॉपिक्स को आपके साथ डिस्कस कर सकूं, ताकि आप जब ये साल एंड होता है एटलीस्ट बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आप ये ईयरली रीकैप सीरीज के जरिए एटलीस्ट 2025 के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर पाएंगे. ऑफ कोर्स ये हम सीरीज अगले प्रीलिम से पहले भी 2026 में भी लेके आएंगे, जो जनवरी से लेके मई तक के करंट अफेयर्स होंगे. बट अभी 2025 के करंट अफेयर्स हमको रिवाइज करने बहुत जरूरी है. जैसे कि आप जानते हैं प्रीलिम्स में आईआर में बहुत ज्यादा वेटेज रहती है करंट अफेयर्स को. क्वेश्चंस 10 भी आ सकते हैं, 15 भी आ सकते हैं, क्वेश्चंस 14 भी आ सकते हैं, क्वेश्चन आने को 7 भी आ सकते हैं. लेकिन ये जरूर है कि आईआर में इंपॉर्टेंस रहेगी करंट अफेयर्स को. तो बहुत ज्यादा हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स को यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करने का मेरा एक इनिशिएटिव है. एंड बाकी दोस्तों आपको यहाँ पे जो टॉपिक्स देखेंगे वो कुछ इस सेगमेंट्स में बटे होंगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल वेस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका, इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस. तो ये सेगमेंट्स में मैं अपने क्लास लेक्चर्स लेता होता हूँ. तो इन्हीं सेगमेंट्स के अंदर अंदर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं करंट अफेयर्स के, वो मैं अपने क्लास में डिस्कस करता हूँ. तो उनमें से कुछ ऐसे हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स हैं जो आपके साथ में यहाँ पे यूट्यूब पे डिस्कस कर रहा हूँ. प्लीज शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को, वीडियो को लाइक हिट कीजिए, वीडियो को सेव कीजिए, ताकि आपको ये आगे जाके भी काम आ सके. ऑलराइट, नाउ शुरू करते हैं जनवरी 2025 के टॉपिक्स में से. थोड़ा मेरे को क्षमा चाहूंगा बिकॉज मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है, तो इस करके आवाज थोड़ी आपको अजीब सुनाई देगी, बिकॉज ये मौसम भी ऐसा है कि गला बैठ जाता है. नॉट इन माई हैंड. वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया में हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे हूथीज के बारे. अब हूथीज के बारे न्यूज में रेलेवेंस काफी बनी हुई थी 2023 से. वैसे तो 2014-15 से जब से यमन में सिविल वॉर शुरू हुआ है तब से हम हूथीज के बारे पढ़ ही रहे हैं, जानकारी तो हमको है ही इसके बारे. लेकिन 2023 में आपको याद होगा जब इजराइल और हमास के बीच में लड़ाई शुरू हुई थी अक्टूबर 2023 में, तब हूथीज भी सपोर्ट कर रहे थे हमास को. तो हिजबुल्लाह, हूथीज और हमास ये तीनों प्रॉक्सीज माने जाते हैं ईरान के. एंड हूथीज ने काफी अटैक्स लॉन्च करे थे ऑन द रेड सी. कई सारे जो कार्गोज पास कर रहे थे फ्रॉम द रेड सी जो कि इजराइल को जा रहे थे, यूरोप को जा रहे थे, हूथीज उन कार्गोज पे, ऑयल टैंकर्स पे अटैक कर रहे थे. तो दिसंबर 2024 में इजराइल ने कुछ जगहें बॉम्ब करी यमन में, इंक्लूडिंग द एयरपोर्ट इन सना जो कि कैपिटल है यमन का. और वहां पे एक हाई लेवल यूएन डेलीगेशन आया हुआ था विच वाज लेड बाय द WHO DG टेड्रोस गेब्रियस. वो वहां पे प्रेजेंट थे. तो इजरायली एयर स्ट्राइक वाज आल्सो कंडक्टेड ऑन जुलाई 20th 2024, जहां पे येमेनी पोर्ट सिटी ऑफ हुदैदा, यहां पे देखिए हुदैदा है. हुदैदा एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी है विच इज ओपनिंग अप टू द रेड सी. तो प्लीज याद रहे प्लेसेस इन न्यूज के पर्सपेक्टिव से. नाउ ये ऑपरेशन जो था, this operation which Israel did, the airstrike which Israel did was in response to the Houthi drone attack on Tel Aviv, which resulted in civilian casualties. तो इजरायली एयरफोर्स ने कुछ ऑयल फैसिलिटीज को स्ट्राइक करा था और एक इलेक्ट्रिसिटी कंपनी जो हुदैदा में है वहां पे भी स्ट्राइक करा था, जिसके कारण काफी कैजुअलिटीज देखने को मिली. अब यहां पे एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की बात आती है. नाउ अब 2025 में हमने देखा 24 और 25 दोनों में कि हमास, हिजबुल्लाह की कैपेबिलिटीज और कैपेसिटीज को बहुत ज्यादा डेसिमेट कर दिया इजराइल ने. लेकिन हूथीज फिर भी they were continuing to succeed in the direct attacks. Israelis they have been debating whether to focus on the last remaining Iranian proxy in Yemen or to go after Iran itself. And हमने देखा कि 2025 में Israel went after Iran also in June when various operations happened, which I'll discuss about in the later half of the video. Now January in this year, यानी कि January of 2024 में US, UK और उनके जो allies थे they had launched Operation Poseidon Archer, जो कि एक सस्टेन्ड बॉम्बिंग कैंपेन था टू डिग्रेड द हूथी मिलिट्री कैपेबिलिटीज इन येमेन. तो ये कैंपेन सप्लीमेंट करता है ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्डियन. प्रोस्पेरिटी गार्डियन दिसंबर 2023 में लॉन्च किया था. देखो अगेन लिंकेजेस जो है ना करंट अफेयर्स के, वो 2 साल पुराने होते हैं. तो अगेन अगर आप कुछ न्यूज पढ़ रहे हो जनवरी 2025 की, तो उसको आइसोलेशन में मत देखो, उसका लिंकेज होगा 2023 में, 2024 में. डजंट मीन कि 2023 के सारे करंट अफेयर्स आपने पढ़ने हैं. नो लिंकेजेस समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो प्रोस्पेरिटी गार्डियन एक मैरिटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशन था. इसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया. यूएस लेड ऑपरेशन था दिसंबर 2023 में. किसके लिए? ताकि शिपिंग रूट्स को और जो कार्गो है जो रेड सी से पास कर रहा है उसको सिक्योर किया जा सके फ्रॉम द हूथी अटैक्स. तो हूथीज ने द हूथीज हैड ब्रॉडली टिल्टेड द लोकल बैलेंस ऑफ पावर इन देयर फेवर एंड फोर्स्ड Saudi Arabia and even
Qatar and UAE into negotiations as these regional power centers, they were so wanting to extricate themselves from the war in Yemen. So दोनों Saudi and UAE they have stayed out of the US-led military coalitions. वैसे तो 2015 में Saudi ने एक coalition of 9 countries के साथ एक ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म लॉन्च किया था to flush out the Houthi rebels from Yemen at the request of the Yemeni government, but they were not very successful. So Saudi and UAE, they did not want to be involved in any kind of US-led military coalitions wanting to secure Yemen or wanting to secure the Red Sea. So they didn't want to be involved in any of these operations. Now you should know कि ये जो Houthis हैं, they belong to the Zaidi sect. They obviously belong to the Shia sect. Within the Shia sect, they belong to the Zaidi sect. So this is the Zaidi Shia militant group which is controlling most of northern Yemen, including the capital of Yemen, which is Sana'a. And यहाँ पे थोड़ा historical background है Yemen civil war का, जो कि 2014 से ongoing है. It's been 11 years now. Iran is backing them. There was a Saudi-led coalition which was supporting the internationally recognized government of Yemen. So the Houthi rebels, they are controlling large parts of Yemen, the northern and the northeastern part. There is an internationally recognized government of Yemen which is being supported by Saudi and USA and all other countries. Now this is the impact of civil war. यहाँ पे कुछ डेटा आ जाता है, तो आप इसको पढ़ लेना इस डेटा को. यहाँ पे एक मैप है who controls what. तो यहाँ पे मैप में देख सकते हैं कि ये जो नॉर्थ, स्पेसिफिकली जो नॉर्दर्न पार्ट है, नॉर्थ और जो नॉर्थ ईस्टर्न वाला पार्ट है, नॉर्थ वेस्टर्न वाला पार्ट है, बेग योर पार्डन, वो हूथी कंट्रोल है. और बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ टेरिटरीज हैं जहाँ पे अल कायदा का प्रेजेंस भी है, खास करके गल्फ ऑफ एडन के सामने. एंड देन आप देख सकते हैं हादी गवर्नमेंट अलाइंड फोर्सेस प्रेजेंस, यानी ये जो एरियाज हैं जो लाइट ब्लू कलर में है, यहाँ पे जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट है येमेन की, वो वहाँ पे आ जाती है. यानी कि जो सरकार है येमेन की, वो ये लाइट ब्लू एरियाज में 18 टेरिटरीज को, इन एरियाज को कंट्रोल करती है. ठीक है, ओके. देन नेक्स्ट में यहाँ पे न्यूज में था ट्रिनिडाड एंड टोबैगो डिक्लेयर इमरजेंसी. सो गवर्नमेंट ऑफ ट्रिनिडाड एंड टोबैगो डिक्लेयर्ड अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी after violence happening in this Caribbean dual island nation, and around about 67 to 70 people were killed in December alone, December 2024, increasing the annual death toll to 623. Now again, in Caribbean nations में Trinidad, Tobago, इन countries में बहुत ज़्यादा gun violence, drug crime related incidents आते रहते हैं. Trinidad and Tobago की population 1.5 million की है, और यहाँ पे already one of the highest murder rates in the Caribbean है, along with Jamaica and Haiti. So violent deaths in this region, they are nearly 3 times the global average. So gun violence is attributed because of this, spike of the high caliber firearms by the criminal gangs. यहाँ पे एक regional grouping के बारे समझेंगे, CARICOM के बारे, CARICOM region. ठीक है, CARICOM के बारे समझेंगे. नंबर्स आप पढ़ लेना, कितने लोग मारे गए हैं, कितने नहीं. कैरिबियन कम्युनिटी, CARICOM ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 15 मेंबर स्टेट्स हैं, 5 एसोसिएट मेंबर्स हैं, और ये कैरिबियन रीजन में ही लोकेटेड है. So this was established to promote economic integration, cooperation and coordination of the foreign policy amongst the Caribbean nations. तो CARICOM एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है in terms of fostering regional unity and development. ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कौन सी कंट्रीज हैं जो कि जिनको ऑब्जर्वर स्टेटस है, कौन सी कंट्रीज को फुल मेंबरशिप है. तो वेनेजुला, कोलंबिया, मेक्सिको, इनके पास ऑब्जर्वर स्टेटस है. ऑलराइट, बाकी ये जो ब्लू कलर में जो कंट्रीज हाईलाइटेड है, लाइक गयाना, सुरिनेम, राइट, बेलीज, ये सब कंट्रीज उसमें आ जाती हैं, CARICOM कम्युनिटी में आ जाती हैं. यहाँ पे ऑर्गेनाइज क्राइम बहुत थ्राइव करता है, ड्रग क्राइम यहाँ पे बहुत होता है, ड्रग रिलेटेड जो टेरर है वो यहाँ पे काफ़ी देखने को मिलता है, गैंग वॉर्स काफ़ी होती हैं. सो देयरफॉर काफ़ी वायलेंस प्रोन एरिया है ये वाला. Then Russia's gas supply to Europe. So Russian gas supplies sent to Europe by Ukraine for more than 40 years came to a stop after Ukraine refused to renegotiate a 5-year-old transit deal amidst the war with Moscow. तो ये डील यूक्रेन और रशिया के बीच में 2020 में रीनेगोशिएट हुई थी. तो 2025 में फिर नेगोशिएट होनी थी आफ्टर 5 years, लेकिन नहीं हुई. यूक्रेन ने मना कर दिया. यूक्रेन ने कहा कि हम अपने टेरिटरी से कोई भी गैस पाइपलाइन जो कि रशिया से आ रही है उसको नहीं अलाउ करेंगे कि पास हो. जब एक बार लड़ाई खत्म हो जाएगी तो कोई बात नहीं, तब ठीक है. या फिर एक यूक्रेन ने ऑफर दिया, एक काम करो, आपने जो गैस पाइपलाइन यहाँ से पास हो रही है, तो अभी हम आपको रेवेन्यू नहीं शेयर करेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली यूक्रेन कह रहा है कि हमारी कंट्री से पास हो रही है तो वी शुड गेट सम रेवेन्यू. यूक्रेन को रेवेन्यू मिलता है इस बात का. तो यूक्रेन कह रहा है कि या तो एक काम करो, ये गैस पाइपलाइन पास हो रही है यूक्रेन से, पास होने देते हैं, रेवेन्यू एक काम करेंगे, रेवेन्यू बाद में आपको दे देंगे जब लड़ाई खत्म हो जाएगी. तो ये बात उसने रशिया को बोली, यूक्रेन ने रशिया को बोली. तो व्हाई वुड रशिया एक्सेप्ट सच अ प्रोपोजिशन? रशिया तो कहेगा कि नहीं, मुझे तो पैसे अभी चाहिए. ऑलराइट, सो now critics said that such a measure was not feasible. Putin claimed that it was too late to renew the deal.
So as a result, the deal which was signed in 2020 and applicable for 5 years, this was not extended in 2025. तो 2025 को एक्सटेंड करके 5 साल के 2030 तक ये डील जानी थी. तो यूरेनगॉय पॉमरी उजरहॉद पाइपलाइन, ऑल्सो नोन एज द ब्रदरहुड पाइपलाइन, ये सिग्निफिकेंट नेचुरल गैस पाइपलाइन है जो कि हिस्टोरिकली रशिया से गैस ट्रांसपोर्ट करती है, एक्सपोर्ट करती है ऑल द वे टू वेस्टर्न यूरोप वाया यूक्रेन. तो ये जो गैस है कहां से आ रही है? नॉर्थ वेस्टर्न साइबेरिया से. नॉर्थ वेस्टर्न साइबेरिया में जो गैस फील्ड्स है वहां से गैस आ रही है. सो दिस इज स्पैनिंग अप्रोक्सीमेटली 4500 किलोमीटर्स. तो ये प्राइमरी रूट था जिसके जरिए रशियन गैस वाज एक्सपोर्टेड टू यूरोप. तो ओरिजिन कहां से? यूरेनॉय गैस फील्ड जो कि नॉर्थ वेस्ट साइबेरिया में है. एंड दिस क्रॉसेस इनटू यूक्रेन नियर द सुत्जा गैस मीटरिंग स्टेशन इन कुर्स्क रीजन. कुर्स्क रीजन भी बाय द वे न्यूज में था 2025 में, उसके बारे में भी बात करेंगे आगे जाके करंट अफेयर्स में. एंड विद इन यूक्रेन इट कंटिन्यूज थ्रू एरियाज इंक्लूडिंग रोमनी, ये एरियाज यहाँ पे दिए गए हैं, जेमरिका, बोरोदचनी, आइवानो, फ्रैंकविस्क. So biggest brunt will be borne by the Eastern European countries, जैसे कि ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया एंड मोल्डोवा. ऑस्ट्रिया was receiving most of its gas from Russia via Ukraine, while स्लोवाकिया को गैस मिल रहा था approximately 2/3 of its annual demand जो था स्लोवाकिया को through this Brotherhood pipeline मिल रहा था. ओके, सो स्लोवाकिया के प्राइम मिनिस्टर रॉबर्ट फीको ने ये कहा कि ये हॉल्ट के कारण दिस सप्लाई वुड कॉस्ट hundreds of millions of dollars in the transit revenue and a higher fees for importing gas from other areas. All right. सो यहाँ पे ये कुछ ब्रदरहुड पाइपलाइन का यहाँ पे मैप दिया गया है. सो डिफरेंट पाइपलाइंस है. नॉर्थ पाइपलाइन है, अगेन नॉर्थ पाइपलाइन रशिया से गैस आती है. व्योबॉग जो कि आर्कटिक शेल्फ में रीजन है वहाँ से गैस आके जर्मनी में ये टर्मिनेट होती थी. यानी यमल गैस पाइपलाइन है. यमल गैस पाइपलाइन भी आप देख सकते हैं, ये भी साइबेरिया से गैस आ रही है और ये भी टर्मिनेट हो रही है ऑल द वे टू जर्मनी. एंड देन ब्रदरहुड पाइपलाइन है, राइट. सो दिस वॉज इन न्यूज, अगेन इसको आप पढ़ सकते हैं. देन ट्रंप गोज आफ्टर ग्रीनलैंड. तो ट्रंप का सपना कि भी कनाडा को 51st स्टेट बना दूं, मैं ग्रीनलैंड को 51st स्टेट बना दूं. अजीब व गरीब बातें ट्रंप ने 2025 में कही हैं. पता नहीं इनको क्या हो गया है, किसकी नज़र लग गई है, कुछ कमजोरी आ गई है, पता नहीं क्या हो गया. 2016-17 में तो इतनी ज़्यादा पागलपंती वाली बातें नहीं करते थे, लेकिन 2025 में तो उनका ये जो ऑरा है कुछ ज़्यादा ही बढ़ चढ़ के आया है. तो जनवरी में ऑफिस संभाला डोनाल्ड ट्रंप ने और उन्होंने कहा आते सारी दैट ही वाज श्योर कि अमेरिका को तो अब ग्रीनलैंड को लेना ही लेना है. ही ऑल्सो सेड कि डेनमार्क वुड बी कमिटिंग अ वेरी अनफ्रेंडली एक्ट अगर वो डिसाइड करे कि नहीं ग्रीनलैंड को नहीं देना है. सो ट्रंप सेड ही वांटेड ग्रीनलैंड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फ्री वर्ल्ड. दैट इज व्हाट ट्रंप सेड. यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रीनलैंड की मैप को देखो. ग्रीनलैंड इज सिचुएटेड, कहाँ पे सिचुएटेड है? यहाँ पे एक तरफ आर्कटिक ओशन आ जाता है, एक तरफ ग्रीनलैंड सी आ जाता है. यहाँ पे आर्कटिक ओशन है, यहाँ पे बाफिन बे है, ठीक है. यहाँ पे ग्रीनलैंड सी आ जाता है, ये आइसलैंड है. सो आर्कटिक और अटलांटिक ओशन के बीच में आ गया ग्रीनलैंड, ठीक है. यहाँ पे बाफिन बे आ गया बगल में, देन यहाँ पे कनाडा आ गया. तो ग्रीनलैंड किसी टाइम पे एक डैनिश कॉलोनी थी, डेनमार्क की कॉलोनी थी, और अभी एक ऑटोनोमस प्रोविंस है ऑफ डेनमार्क. तो डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि देखो ट्रंप भाई, ये सेल पे नहीं है, ग्रीनलैंड इज नॉट फॉर सेल. और इवन ग्रीनलैंड के जो लोग हैं यानी कि ग्रीनलैंडर्स, उनको तय करने दो ना कि वो कहाँ जाना चाहते हैं कि वो अमेरिका के साथ जुड़ना चाहते हैं कि डेनमार्क में रहना चाहते हैं. तो ग्रीनलैंड दुनिया का लार्जेस्ट बट स्पार्सली पॉपुलेटेड आइलैंड है जहाँ पे पॉपुलेशन इज ओनली अबाउट 50-55,000. यहाँ पे अबंडेंट नेचुरल सोर्सेज हैं, मिनरल वेल्थ है, क्रिटिकल मिनरल्स यहाँ पे पाए जाते हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है फॉर फ्यूचर टेक्नोलॉजीज, रिन्यूएबल एनर्जीज, फॉर योर इलेक्ट्रिक व्हीकल ट्रांजिशन एंड ऑल. और अगेन बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है अराउंड द आर्कटिक रीजन. सो बाइंग और अनेक्सिंग अ फॉरेन टेरिटरी बाय फोर्स, this might seem like an idea which is not a 21st century idea. So Greenland offer has a history which goes beyond Trump. So this is not the first time कि ट्रंप ने एक्सप्रेस करा उसका डिजायर. इवन जब वो पहले टर्म में भी 2017 में भी जब आए थे, जब 2016 का इलेक्शन जीत के 2017 में भी आए थे, तभी भी उन्होंने कहा था. तो अगस्त 2019 में ही हैड कैंसल्ड अ शेड्यूल्ड विजिट टू डेनमार्क अपेरेंटली बिकॉज फ्रेडरिक्सन जो कि प्राइम मिनिस्टर थे डेनमार्क के हैड ऑल्सो टर्न डाउन हिज ऑफर टू बाय ग्रीनलैंड, कॉलिंग इट अ वेरी absurd आइडिया. सो अमेरिका का जो इंटरेस्ट है ग्रीनलैंड में, दैट गोज मच लॉन्गर बैक इन हिस्ट्री. सो बैक इन 1946 अमेरिकन ऑफिशियल्स पुट फॉरवर्ड अ प्रपोजल टू बाय ग्रीनलैंड फ्रॉम डेनमार्क. सो दैट ऑफर फॉलोड अ 1941 अग्रीमेंट जो यूएसए और डेनमार्क के बीच में था ओवर द डिफेंस ऑफ ग्रीनलैंड जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था. सो वो उस अग्रीमेंट में यूएस ट्रूप्स फॉर अलाउड कि वो वहाँ पे ग्रीनलैंड में अपना बेस बना सकते हैं और वहाँ से अपना बेस बना के दे कैन एक्चुअली लाइक गिव अ लॉट ऑफ बूस्ट एंड प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड रीइंफोर्समेंट टू द एलाइज. Now that time German forces they had already taken over Denmark and there was a threat कि ग्रीनलैंड भी जर्मनी के हाथ में आ जाएगा, नाजी जर्मनी के हाथ में आ जाएगा.
लेकिन डेनमार्क ने अलाउ किया था अमेरिका को कि उसको एक्सेस मिले टू ग्रीनलैंड, ताकि ग्रीनलैंड प्रोटेक्टेड रहे, बिकॉज तब ग्रीनलैंड एक डैनिश कॉलोनी था. So America is not completely outsider to Greenland. So it has stakes and interest in Greenland and also in the Arctic region as well, in the wider Arctic region as well. So 1946 में the offer was based on the security considerations. So America had entered into an agreement with Denmark कि भाई हम ग्रीनलैंड में एंटर कर रहे हैं ताकि हम जर्मन एग्रेशन को काउंटर कर सके. लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद डेनमार्क वांटेड, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका को ये था कि चलो ग्रीनलैंड हमें दे दो ताकि हम सोवियत यूनियन की इन्फ्लुएंस को काउंटर कर सके इन दी आर्कटिक रीजन. सो ग्रीनलैंड अगेन मिनरल रिच रीजन है. यहाँ पे गोल्ड, निकल, कोबाल्ट ये सब रिसोर्सेज पाए जाते हैं. सम ऑफ द बिगेस्ट रिजर्व्स ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स लाइक डिस्पोरियम, नियोडेमियम, टर्बियम ये सब यहाँ पे पाए जाते हैं. तो अगेन आपको पता है कि ये क्रिटिकल मिनरल्स हैं. व्हाई डू वी कॉल रेयर अर्थ मेटल्स एज क्रिटिकल मिनरल्स? व्हाई डू वी कॉल सर्टेन मिनरल्स एज क्रिटिकल मिनरल्स? द रीजन इज, क्या रीजन है, वो रीजन क्या है मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे. 15th मिनट इन द वीडियो. लेट मी सी कि आप इस लंबे वीडियो को देखने आ भी रहे हैं, कोई फायदा भी है हमारा ये वीडियो बनाने का कि नहीं है. मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं. व्हाई आर दीज कॉल्ड एज क्रिटिकल मिनरल्स? कोबाल्ट, निकल, इनको हम क्रिटिकल मिनरल्स क्यों कहते हैं? तो आउट द 34 क्लासिफाइड रेयर अर्थ मिनरल्स ग्रीनलैंड के पास 23 हैं. ऑलराइट, तो अगर ये आइलैंड अमेरिका ले लेता है तो ऑफ कोर्स अमेरिका को काफ़ी इससे फायदा होगा और काफ़ी प्रोस्पेक्ट्स खुलेंगे अमेरिका के, बिकॉज अमेरिका ऑल्सो डज नॉट वांट टू बी डिपेंडेंट अपॉन चाइना इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिंग द क्रिटिकल मिनरल्स एज वेल. चाइना भी ग्रीनलैंड में है. चाइना ऑल्सो हैड एंटर्ड ग्रीनलैंड इन अ बिग वे. चाइनीज कंपनीज आर वेरी एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन प्रोस्पेक्टिंग, माइनिंग एंड प्रोसेसिंग दीज मिनरल रिसोर्सेज. That was another reason which led Donald Trump to sort of raise this bogey of acquiring Greenland. Chinese companies, they account for 11% of the investments in the mineral sector in Greenland, which is behind Australia and America. Okay, इंडिया के नेबरहुड से न्यूज आई थी इंडिया बांग्लादेश के कंटेक्स्ट में. इंडिया ने समन करा बांग्लादेश के एक्टिंग हाई कमिश्नर को टू इंडिया, जिनका नाम है नूरुल इस्लाम, over security measures at the border, including on fencing. So you know that we have a long border with Bangladesh. We have a border of approximately 4,097 kilometers. And इतने लंबे बॉर्डर को ऑफ कोर्स 80 to 85% ऑफ दिस बॉर्डर इज फेंस्ड, जिसको टाइम लगा 1980 से लेके अब जाके लगभग कितना टाइम, 40 साल तो लग ही गए इसकी बॉर्डर को फेंसिंग होने में. वो भी 80-85%, अभी भी कुछ पड़ा है बाकी, बिकॉज ऑफ कोर्स इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर कंप्लीटली लैंड बॉर्डर नहीं है, मैरिटाइम बॉर्डर भी है. तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कंप्लीटली सिक्योर एंड फेंस द बॉर्डर. So in a statement, MEA said that it was conveyed that India had observed all the agreements between the two governments and between the Border Security Force and the BGB, यानी कि Border Guard Bangladesh with regards to fencing. So Bangladesh ने समन करा था इंडियन हाई कमिश्नर इन ढाका प्रणय वर्मा को to express deep concern over the recent activities of the BSF, saying that India had violated a bilateral agreement concerning the international border. So recently, Border Guards Bangladesh had also attempted to obstruct the construction of a barbed wire fence on the international border, जो कि वेस्ट बंगाल के मलदा सेक्टर में आता है. BSF की कोशिश थी to install fencing on the international boundary, and that has been a long-standing bone of contention between India and Bangladesh. Now, as per the 1975 Joint India-Bangladesh Guidelines for border authorities, no defense structure can be constructed within 150 yards from the zero line or the international boundary by either side. So India doesn't consider wire fencing to be defense structures, but Bangladesh and Pakistan do. So because of the complexity of international border between both the countries, and also as a result of the legacy of partition, so approximately 2,217 kilometer long border in West Bengal, जो है बांग्लादेश के साथ, कई सारे villages fall within the fencing line. तो कई बार villages और houses they stand precisely on the international border as well, which makes fencing very difficult. तो जब विलेजेस और हाउसेस दे फॉल विद इन द फेंसिंग लाइन, तो गेट्स आर प्रोवाइडेड एट स्पेसिफिक प्लेस ताकि मूवमेंट ऑफ रेजिडेंट्स फैसिलिटेट किया जा सके. तो वो गेट्स के जो टाइमिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग के वो भी डिटर्मिन किए जाते हैं आफ्टर डिस्कसिंग विद द लोकल विलेजेस एंड विद द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन. लेकिन इन केस ऑफ इमरजेंसीज देयर आर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन टू BSF सोल्जर्स कि आपको गेट्स खोलने पड़ेंगे. तो बांग्लादेश के ऑब्जेक्शंस थे टू सिंगल रूफ फेंसिंग एज एसेंशियली दो कारण थे. दैट पहली बात, जो बांग्लादेश के ऑब्जेक्शंस थे वो उसके दो कारण थे. पहला आर्गुमेंट था, विच इज मोस्ट कॉमनली साइटेड, कि वो जो 1975 का एग्रीमेंट है, नो फेंसिंग विद इन 150 स्क्वायर यार्ड्स ऑफ द इंटरनेशनल बॉर्डर. एंड अकॉर्डिंग टू द MHA, India's MHA, along the India-Bangladesh border, covering all the eastern states, including West Bengal,
लगभग 3,141 out of the 4,097 or 4,100 kilometer has been fenced. So 80 to 85% has been fenced. So there are small patches of unfenced land which are pending because of the difficulty in terrain. Because कहीं जगह पे riverine terrain भी आता है. More than 900 kilometer of the entire border along the 5 eastern states, including West Bengal, is riverine. So fencing is not possible on water. So these parts are guarded by the BSF's water wing. चलिए, और जनवरी 2025 में यूएसए ने विड्रॉ करा फ्रॉम WHO, ये भी न्यूज़ में था. तो यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने आते सार कई सारे ऐसे ऑर्डर साइन किए, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया कि भाई हम WHO से अपने आप को विड्रॉ कर रहे हैं. ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ हिज ऑफिस ही सेड दैट. व्हाई? बिकॉज आपको याद होगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट थे तभी कोविड भी आया था, और वो तब से ही 2020-21 से ही काफ़ी नाखुश थे विद WHO. तो उनके रीजंस क्या थे? पहला, मिस हैंडलिंग ऑफ कोविड-19. दूसरा, फेलियर टू अडॉप्ट अर्जेंटली नीडेड रिफॉर्म्स. तीसरा, इनएबिलिटी टू डेमोन्स्ट्रेट इंडिपेंडेंस, यानी कि अब यहाँ पे एक वो एलिगेशन अमेरिका कह रहा था कि WHO काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो रहा है चाइना पे. एंड चौथा, कंटिन्यूड डिमांड लाइक ब्लैकमेलिंग एंड हैरेसिंग अमेरिका. ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का था कि कंटिन्यूसली अब WHO इज डिमांडिंग मोर एंड मोर मनी एंड फंड्स फ्रॉम अमेरिका. सो WHO एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएन की विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ. इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे? जिनीवा में, स्विट्जरलैंड में. सो highlights of the executive order: 1, any transfer of US funds and the resources to the WHO that will be paused. Number 2, जितने भी US गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं या कॉन्ट्रैक्टर्स हैं working in any capacity with WHO, they will be recalled, getting back to America. 3, USA will identify credible and transparent US and international partners ताकि वो necessary activities assume कर सके जो कि पहले WHO overtake कर रहा था. Lastly, USA will cease negotiations, will end negotiation towards the pandemic treaty. पैंडेमिक ट्रीटी, ग्लोबल पैंडेमिक ट्रीटी, इसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे, जिसके ऊपर WHO ने काफ़ी काम किया 2025 में. और ये जो पैंडेमिक ट्रीटीज, ये बेसिकली एक अकॉर्ड है विच इज एमिंग टू बेटर प्रिपेयर द कंट्रीज टू रिस्पॉन्ड टू पैंडेमिक्स इन द नियर फ्यूचर. अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है, एक ऐसा ग्लोबल फ्रेमवर्क प्रिपेयर करा है ग्लोबल पैंडेमिक ट्रीटी में, ताकि कंट्रीज कैसे कोऑपरेट कर सकते हैं अगर आगे जाके कोई पैंडेमिक आता है. So withdrawal of USA is likely to have a very big financial impact on the WHO because this agency is receiving around 1/5 of its funds from the country, and this is one of the points of contention for Trump, that why should I pay? Trump का ये कहना है कि चाइना जहाँ पे आबादी 1.4 बिलियन की है और this has 300% of the population of the USA, yet contributes nearly 90% less to the WHO. Why not China contributes more? तो WHO की फंडिंग दो तरीकों से आती है. पहले तो मैंडेटरी असेस कंट्रीब्यूशन है फ्रॉम ऑल द मेंबर कंट्रीज, एंड देन वॉलंटरी कंट्रीब्यूशंस है रेज्ड फ्रॉम वेरियस कंट्रीज एंड ऑर्गेनाइजेशन. सो ओवर द इयर्स जो कि असेस्ड कंट्रीब्यूशंस हैं, ऑलराइट, जो असेस्ड कंट्रीब्यूशंस हैं, दे हैव रिमेन्ड वेरी स्टैग्नेंट. असेस्ड कंट्रीब्यूशन यानी कि जो मैंडेट कंट्रीब्यूशंस हैं, एंड दे कवर लेस देन 20% ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बजट. असेस्ड कंट्रीब्यूशंस में अमेरिका रिमेन्स द लार्जेस्ट प्लेयर, अकाउंटिंग फॉर 22.5% ऑफ द कंट्रीब्यूशंस, फॉलोड बाय चाइना. So of the total $578 million of assessed contributions, यानी कि mandate contributions, USA is paying around about 138 million and China is paying almost not half of it but slightly more than half of it. So voluntary contributions में America is still the biggest donor, right? और China is paying very very small. China is paying only about $3.9 million, जहाँ पे USA is paying around $356 million voluntary contributions में. Second biggest voluntary contributor is the Bill and Melinda Gates Foundation. तो इसका impact इंडिया पर डेवलपिंग कंट्रीज पे भी आएगा because WHO will lose out significant funding and therefore that will also deter WHO in terms of in terms of accelerating its work on certain tropical diseases, on HIV, malaria, tuberculosis, antimicrobial resistance, and importantly ये जो funding WHO को मिल रही थी, this also played a very important role in our India's immunization program as well. क्या मेंबर स्टेट्स विड्रॉ कर सकते हैं WHO से? देखो, कोई प्रोविजन नहीं है फॉर विड्रॉइंग इन WHO's कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन यूएस कांग्रेस का हाउएवर एट द टाइम ऑफ जॉइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन इन 1948 दे हैड लेड डाउन अ कंडीशन व्हिच सेड कि कंट्री कैन विड्रॉ आफ्टर गिविंग अ 1 year नोटिस एंड आफ्टर मीटिंग द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस ऑफ द प्रेजेंट ईयर. चलिए, यहाँ पे हमारे जनवरी के करंट अफेयर्स खत्म होते हैं. अब इसके बाद हम फरवरी के डिस्कस करते हैं. ओके, तो फरवरी के महीने में कौन से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे वो भी हम देख लेते हैं आईआर में. तो पहला तो हम बात करेंगे इंडिया के नेबरहुड में इंडिया चाइना रिलेशंस के कंटेक्स्ट में, बिकॉज इंडिया चाइना के रिलेशंस के कंटेक्स्ट में कुछ इंपॉर्टेंट टेकअवेज थे. 2025 वैसे 75 ईयर्स भी हमने बनाए हैं इंडिया चाइना के रिलेशंस के,
और फेयरली स्टेबल रहे हैं दोनों कंट्रीज के बीच में रिलेशंस. ऑफ कोर्स द लेटर हाफ ऑफ 2025 वी आल्सो सॉ डोनाल्ड ट्रंप रियली बीइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन टर्म्स ऑफ पुशिंग इंडिया एंड चाइना मोर क्लोजर टुवर्ड्स ईच अदर. नाउ एक बहुत बड़ा मेजर डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू हुआ जहां पे इंडिया और चाइना ने कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैसले तय किए, जैसे कि रिजम्पशन ऑफ कैलाश मानसरोवर यात्रा which was obviously stopped after the 2020 standoff between India and China. Then restoring the direct flights between the two capitals, तो air connectivity को boost मिला, issuing visas for journalists and think tanks and sharing trans-border river data. This is very important because हम एक लोअर राइपेरियन कंट्री हैं ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे एक इम्पैक्ट पड़ता है बिकॉज चाइना ने ब्रह्मपुत्र रिवर के अपर रीचेस पे डैम्स बनाए हैं एंड चाइना अपने हिसाब से पानी के गेट्स कभी खोल देता था, बंद कर देता था एंड डिपेंडिंग अपॉन द ड्राई सीजन और द रेनी सीजन हम पे इम्पैक्ट आता था. ऑफ कोर्स ड्राई सीजन में पानी नहीं आ रहा था और रेनी सीजन में बहुत ज़्यादा पानी चाइना लाइक अपने गेट्स खोल के पानी रिलीज करता था, जिसके कारण नीचे असम में, बांग्लादेश में फ्लड्स आते थे. तो ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के तौर पे, पीपल टू पीपल बिल्डिंग रिलेशंस के तौर पे काफी इनिशिएटिव्स इंडिया और चाइना ने साइन करे और ये डिसीजंस वर अराइव्ड आफ्टर द फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री मेट the Chinese foreign secretary during the recent Chinese visit which the Indian foreign secretary made. Of course विक्रम मिस्री के बारे हमने काफी देखा है because विक्रम मिस्री प्रेस ब्रीफिंग देते थे ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे, तो आई एम श्योर यू ऑल नो हु विक्रम मिस्री इज. So India said that they reviewed the state of India-China bilateral relations comprehensively and also agreed to take certain people-centric steps ताकि वो अपने relations को stabilize कर सके, rebuild कर सके. So the focus is on review and people-centric steps. China ने कहा that they were discussing measures for the improvement and the development of China-India relations and the two sides they reached consensus on specific measures. कैलाश मानसरोवर यात्रा, दोनों स्टेटमेंट्स मेड बाय इंडिया एंड चाइना ऑलमोस्ट एको ईच अदर, लेकिन चाइना की स्टेटमेंट ज्यादा अर्जेंसी रिफ्लेक्ट करती है. चाइना ने कहा दैट वी वुड वांट एज सून एज पॉसिबल कैलाश मानसरोवर यात्रा को रिज्यूम किया जाए. इंडियन स्टेटमेंट ने कहा कि दोनों साइड्स डिसाइडेड टू रिज्यूम कैलाश मानसरोवर व्हिच आल्सो वी विटनेस दैट इन द समर ऑफ 2025 एंड ऑफ कोर्स इसके चलते जो भी मोडालिटीज थी वो भी डिस्कस करी गई थी. So in the form of people building relations, in the form of people to people relations, दोनों India and China they were ready to work together. Direct flights में a careful reading of the two statements shows कि Delhi wants a new pact while China has linked it to visas and resident journalists. Okay, so China और Indian Airlines they had 539 scheduled direct flights, which was a month between the two countries as of which was so 539 scheduled direct flights थी which used to fly in a month. Between both the countries as of December 2019 and obviously they were paused because of COVID and also after the COVID the Galwan Valley clashes which happened in June 2020 उसके बाद resume नहीं हुआ था, लेकिन now they have resumed, direct air services have resumed between the two countries और जो भी इसमें technical modalities थी उसके ऊपर work upon करा गया है. तो again यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि चाहे वो शेयरिंग ऑफ ट्रांस बाउंड्री रिवर डेटा है या मानसरोवर यात्रा है या फ्लाइट रिजम्पशन है, चाइना की भी इंटेंशन यहां पे दिखाई दे रही है कि चाइना भी पीपल सेंट्रिक इनिशिएटिव्स के जरिए इंडिया के साथ रिलेशंस इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा है. एंड ऑल्सो 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिया चाइना बायलैटरल टाइज भी कमेमोरेट करे 2025 में एंड देयरफॉर दोनों साइड्स ने इंश्योर किया कि हम डिप्लोमेसी के जरिए और डायलॉग के जरिए कोशिश करें कि कैसे हम ये बॉन्ड्स को और स्ट्रांग बना सकते हैं. एंड ऑफ कोर्स इंडिया ने ये बात भी कही है, नॉट रियली डिस्कार्डिंग द फैक्ट दैट वी हैव टू वर्क on some existing issues, on some pre-existing issues जो bother कर रहे हैं इंडिया को as far as the territorial integrity is concerned. So which means हमारा स्टैंड काफी क्लियर है that as far as हमारे जो pre-existing जो concerns हैं across the LAC हम उसके ऊपर भी effective resolution चाहते हैं. It doesn't mean कि हम उसको under the carpet bury कर रहे हैं, but of course we also want to move ahead with the spirit of okay that we are commemorating 75 years of bilateral ties. We are also commemorating a lot of confidence and trust with each other. So therefore we would want to have a very strong camaraderie, but at the same time also work upon the pre-existing issues which we have. So China said that both the sides they agreed to jointly commemorate the 70th and the 75th anniversary of establishment of diplomatic relations between both the countries and carry out other dialogues, track to diplomacy and other people to people exchanges. देन अफ्रीका में कॉन्गो से रिलेटेड न्यूज आई थी. कॉन्गो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो कॉन्गो और रवांडा के बीच में एक पीस डील भी साइन करवाई डोनाल्ड ट्रंप ने, लेकिन कॉन्गो और रवांडा का जो मुद्दा है, जो इशू है, कई सालों से चलता आ रहा है
स्पेसिफिकली जो रवांडन जेनोसाइड 1994 में हुआ था, जहां पे लगभग 1 million people were killed, more than 1 million people were killed, more than 1 lakh people were killed continuously, for a period of 100 days, and there was a long drawn civil war, ethnic violence happening in Congo, Rwanda, Burundi. So this problem in Congo has a long history that goes back to the 1990s. Of course I will not be able to discuss that right now, but ये न्यूज में था, इस करके हम डिस्कस कर रहे हैं. So Rwandan backed M23 rebels. So M23 rebels जो कि रवांडा की सरकार के द्वारा बैकिंग उनको मिलती है, and these rebels, they are living in the DRC region. They are seeking to advance south towards the Bukavu, which is the capital of the South Kivu province. Why? Because in an attempt to expand their area of control in the country's east after capturing the city of Goma. So the latest fighting is part of the major escalation of decades-old conflict over power, identity and resources, which has killed hundreds of thousands of people and has displaced more than 10 lakh people since the recent resurgence. Alright, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है आपका बुकावू, जो कि कैपिटल है साउथ कीवू का. सो साउथ कीवू, नॉर्थ कीवू, इतुरी, ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ डीआरसी में आते हैं. प्लीज उसको नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट जगहें हैं जो कि न्यूज में रहती हैं. यहाँ पे युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, तांजानिया, अंगोला, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, CAR, सूडान, ये सब नेबरिंग कंट्रीज हैं. तो डीआरसी सेंट्रल पार्ट ऑफ अफ्रीका में आता है और बहुत सारी कंट्रीज इसको नेबर करती हैं. ऑफ कोर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है बिकॉज ऑफ द रिच मिनरल वेल्थ विच इट हैज. 70% ऑफ द कोबाल्ट रिजर्व्स आर प्रेजेंट इन द डीआरसी. तो यहाँ पे कोबाल्ट, आपका लिथियम और भी कई तरह के यहाँ पे कुछ लाइक रेयर अर्थ मिनरल्स हैं जो कि पाए जाते हैं. तो ये देखिए, ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, ये है आपका इतुरी, नॉर्थ कीवू, साउथ कीवू, ये तीनों ईस्टर्न पार्ट ऑफ डीआरसी में आते हैं. Alright, so the rebels, they entered Goma, which is the capital of the North Kivu province, on January 27, 2025, and they had seized control of the city's airport by January 28th evening after facing pockets of resistance in strategic areas. So hundreds of government troops और जो allied militia थे, they laid down their weapons. By January 30, 2025, the rebels were in control of this devastated city, जहाँ पे जो लाशें थी वो streets पे like ऐसे लावारिस पड़ी हुई थी. Since then, the M23 fighters, they have pushed southwards into South Kivu, battling the Congo army and its allies, including the Burundian troops. So the involvement of the Burundi and the Rwandan troops on ground has added to fears that this might spiral out into a regional conflict. So M23 क्या है? M23 means refers to the March 23, 2009 accord, which ended a previous Tutsi-led revolt in the eastern Congo, and this is the latest group of the ethnic Tutsi-led insurgents to take up the arms against the Congo forces. Now आपको यहाँ पे समझना है कि दो तरह की एथनिसिटीज हैं, एक है तुत्सीज और एक है हुतूस. सो हुतूस एंड तुत्सीज, ये दो तरह की कम्युनिटीज हैं, दो तरह की एथनिक कम्युनिटीज हैं विच आर एट वॉर विद ईच अदर सिंस द टाइम ऑफ द रवांडन जेनोसाइड. तो जो रवांडा की सरकार है वो बैक करती है इस मिलिटेंट ग्रुप को जो कि M23 जिसका नाम, एंड दिस इज अ तुत्सी बैक मिलिटेंट ग्रुप. तो ये जो तुत्सी लेड मिलिटेंट ग्रुप है जो कि रवांडा की सरकार बैक कर रही है, दे आर फाइटिंग अगेंस्ट द हुतूस व्हिच आर प्रेजेंट इन द डीआरसी. ऑलराइट, बिकॉज व्हाट हैपेंड इन रवांडा इन 1994, a lot of Tutsis, a lot of people from the Tutsi community were killed by the Hutu leadership sitting in Rwanda. Now right now the leadership sitting in Rwanda is backing the Tutsi community, all right, because the leadership is from the Tutsi community. All right, okay, so ये ग्रुप जो है, the group, the M23 has accused the government of Congo of not living up to the peace deal and fully integrating the Tutsis of Congo into the army and administration. So it allows to defend the Tutsis' interests, particularly against the ethnic Hutu militants such as the Democratic Forces for the Liberation of Rwanda, the FDLR. FDLR was founded by the Hutus who fled Rwanda after participating in the 1994 Rwandan genocide, जहां पे 1 million Tutsis were killed along with moderate Hutus. For more than a year, M23 is controlling the Congo's Coltan mining region. तो कोल्टान एक important mineral है. कहां पे माइनिंग रीजन कोल्टान में, जहां पे करी जा रही है रुबाया में, और यहां से लगभग $8 लाख पर मंथ का जो रेवेन्यू है जनरेट किया जा रहा है बिकॉज ऑफ द कोल्टान माइनिंग. एज पर द यूएन ये आंकड़े आए हैं. कोल्टान इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ स्मार्टफोन्स एंड अदर इक्विपमेंट. ऑलराइट, तो कहां पे है ये रुबाया? अगेन ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ डीआरसी में आता है.
तो यहाँ पे कौन सा मिनरल पाया जाता है? कोल्टन। कौन कंट्रोल कर रहा है? M23। ठीक है, तो इसके बारे में आपको पता हो। बाकी जो बैकग्राउंड है आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। मैं फटाफट आगे चलता हूँ। नाउ साउथ अफ्रीका के न्यू लैंड लॉ की बात करते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस साउथ अफ्रीका's न्यू लैंड लॉ, डोनाल्ड ट्रंप ने G20 मीटिंग which happened in November 2025, डोनाल्ड ट्रंप ने वो मीटिंग को बॉयकॉट किया बिकॉज G20 मीटिंग हैपेंड इन साउथ अफ्रीका। तो यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की काफी ज्यादा 36 का आंकड़ा रहा साउथ अफ्रीका के साथ। डोनाल्ड ट्रंप ने एक्यूज किया साउथ अफ्रीका को ऑल्सो ऑफ कमिटिंग अ जेनोसाइड अगेंस्ट द वाइट अफ्रीकन कम्युनिटी इन साउथ अफ्रीका। तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने साइन करा एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर एंडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू साउथ अफ्रीका फॉर इट्स alleged unjust and immoral practices, which include the enactment of a new domestic land law and taking aggressive positions against America and Israel at the ICJ, and also reinvigorating its relations with Iran. तो डोनाल्ड ट्रंप ने 3 एक्विजिशन करी है। एक तो ये जो डोमेस्टिक लैंड लॉ है साउथ अफ्रीका ने जो इंट्रोड्यूस करा है, दूसरा जो साउथ अफ्रीका इजराइल को लेके गया आईसीजे में, और तीसरा साउथ अफ्रीका जो ईरान के साथ अपने रिलेशंस को रीइन्विगरेट कर रहा है। तो ये बात डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं आई। ट्रंप ने अक्यूज करा साउथ अफ्रीका को ऑफ कॉन्फिस्केटिंग लैंड एंड ट्रीटिंग सर्टेन क्लासेस ऑफ पीपल, पर्टिकुलरली द वाइट साउथ अफ्रीकन पीपल, एज वेरी बैडली। ही alleged that massive human right violations हो रहे हैं, alright, to the people of in South Africa against the white South African community people. तो जनवरी 2025 में साउथ अफ्रीका ने इंप्लीमेंट करा एक एक्सप्रोप्रिएशन एक्ट जो कि अलाउ करता है which allows the state to seize land without compensation for public purposes or in the public interest in certain circumstances. तो ये जो लॉ है इसको डिस्कस किया गया था फॉर 5 years, including public consultations which provides a legal framework for expropriation by the state in accordance with section 25 clause 2 of the संविधान of South Africa. ज्यादातर केसेस में जो एक्सप्रोप्रिएटिंग अथॉरिटी है इज रिक्वायर्ड टू नेगोशिएट विद द प्रॉपर्टी ओनर टू रीच एन एग्रीमेंट ऑन एक्वायरिंग द प्रॉपर्टी बिफोर रिजॉर्टिंग टू एक्सप्रोप्रिएशन। तो प्रेसिडेंट साइरिल रामाफोसा क्लैरिफाइड ऑन एक्स यानी कि ट्विटर दैट ये जो एक्सप्रोप्रिएशन एक्ट है दिस इज नॉट अ कॉन्फिस्केशन इंस्ट्रूमेंट बट अ कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड लीगल प्रोसेस जो इंश्योर करता है पब्लिक एक्सेस टू लैंड इन एन इक्विटेबल एंड जस्ट मैनर विच इज गाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ सारिल रामाफोसा का यह भी कहना था कि the wrongs of the apartheid they are being rectified now, कि जो wrong जो गलत हुआ apartheid में उसको करेक्ट किया जा रहा है। तो जब racist minority rule था over South Africa, when that ended in 1994, 86% of the agricultural land was controlled by the white people. The white people are the racist minority in South Africa. Now, these white people constituted around about 11% of the Abadi of South Africa, but they held 86% of the agricultural land. So, the need for the new law, which repealed and replaced the Apartheid era Expropriation Act of 1975, was also very important. And therefore, because of this need arose from because of this reason, it was very important to have a new law. So, a land audit from 2017. The most recent available showed that white people they still owned 72% of the agricultural land holdings. Today, the white people are only about 7% of South Africa's total 62 million population, but they still hold 72% of the agricultural land holdings. ये 2017 का लैंड ऑडिट बताता है। तो जो एक्सप्रोप्रिएशन एक्ट 1975 का था वो एक साउथ अफ्रीकन लॉ था मेड बाय द देन वाइट गवर्नमेंट which governed the process by which the state could compulsory acquire. Expropriate means compulsorily acquire private property for public purposes. So इसको enact किया गया था during the apartheid era and was primarily used to implement policies such as the forced removals under the Group Areas Act. Compensation provide किया गया था to property owners, but it was often based on the market value of the property or what the government deemed as just and equitable. However, many critics argued that compensation was often very, very less, specifically in cases जहां पे non-white यानी कि black property owners were displaced. So, land reforms to address this situation included making the new Expropriation Act, and that is part of South Africa's National Development Plan towards 2030, which is aiming to eliminate poverty and reduce inequality by uniting South Africans. So, Trump administration has all but shut down the USAID, which coordinates emergency plan for AIDS relief, which is the world's largest effort to combat HIV/AIDS. अब ये जो प्लान है ये बहुत इंपॉर्टेंट था साउथ अफ्रीका के लिए भी for the fight against the disease, which was helping the people of South Africa.
Now, this President's Emergency Plans for AIDS Relief has been very, very important for South Africa's fight against the disease. Of the $320 million aid committed to the country by America in 2024, more than $220 million were in support against to combat this HIV/AIDS program. So South Africa is estimated to have more than 9 million, यानी कि 90 lakh HIV positive people, which is more than in any other country. Okay, तो ये जो एक्सप्रोप्रिएशन एक्ट है इसके बारे में और हम बात करेंगे टूवर्ड्स जो सेकंड हाफ, यानी कि जो हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, बिकॉज नवंबर के करंट अफेयर्स में जहाँ पे G20 की मीटिंग की बात आएगी वहाँ पे एक्सप्रोप्रिएशन एक्ट से रिलेटेड भी आपके साथ मैं ब्रीफली बात करूंगा. ओके, देन इंडिया एंड द वर्ल्ड में प्राइम मिनिस्टर मोदीज विजिट टू यूएसए. तो फरवरी 2025 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप दे मेट फॉर देयर फर्स्ट बायलैटरल मीटिंग आफ्टर ट्रंप रिटर्न टू ऑफिस. और अगेन कई सारे इनिशिएटिव डिस्कस करे गए थे. काफी प्रॉमिसिंग मीटिंग थी एंड लग नहीं रहा था कि उस मीटिंग के बाद इंडिया अमेरिका के रिलेशंस में चैलेंजेस आएंगे, बट द फैक्ट इज आफ्टर मार्च इंडिया अमेरिका के रिलेशंस में और चैलेंजेस आए. वी सॉ दैट इन द आफ्टरमैथ ऑफ पहलगाम टेरर अटैक, आफ्टरमैथ ऑफ ऑपरेशन सिंदूर, द टैरिफ प्रोपेगेंडा प्लेड बाय डोनाल्ड ट्रंप एटसेट्रा एटसेट्रा. सो हाउएवर कोशिश ये थी कि हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करें यूएस इंडिया रिलेशंस में. इनफैक्ट वैलेंटाइंस डे पे ही मोदी जी यूएसए गए थे ऑन द 14th of February, बट अगेन थिंग्स टुक अ डिफरेंट टर्न ऑल टुगेदर. तो इंडिया के जो बायलैटरल रिलेशंस है अमेरिका के साथ, दैट इज वेरी सेंट्रल टू आवर फॉरेन पॉलिसी. सो वेरी स्ट्रेटेजिक रिलेशन. इट्स अ रिलेशन, यू नो, वी आर नेचुरल पार्टनर्स. द ओल्डेस्ट एंड द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी वाला रिलेशन आता है. एंड हमारे रिलेशंस दे स्पैन अक्रॉस नॉट ओनली स्ट्रेटेजिकली बट ऑल्सो इन द एरिया ऑफ इकोनॉमी, डिफेंस, साइंस एंड टेक एटसेट्रा. तो क्या क्या इनिशिएटिव्स यहाँ पे करे गए थे? मिशन 500. तो as Trump was preparing to impose reciprocal tariffs by spring, he has provided India with the opportunity to negotiate a fair trade arrangement in the coming months, and both the countries have set the new goal for bilateral trade, Mission 500, which means कि bilateral trade को present $200 billion से $500 billion तक लेके जाना है by 2030. Then BTA, इसके अब देखो ये जो ट्रेड डील है इसकी बातचीत अभी चल रही है. लेट अस सी कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर क्या वो ट्रेड डील हम फॉर्मली अनाउंस कर पाते हैं या 2026 में वो अनाउंस होती है, बट इसके ऊपर बातचीत चल रही है. देन रिकॉग्निशन ऑफ इंडियन इन्वेस्टमेंट्स इन अमेरिका. इंडियन कंपनीज की ऑनगोइंग इन्वेस्टमेंट जो है अमेरिका में, दैट इज अराउंड अबाउट मोर देन $7 billion एंड 3,000 हाई क्वालिटी जॉब्स फॉर द लोकल फैमिलीज. So the US is also one of the largest trading partners of India with overall bilateral trade in goods and services of $190 billion for the calendar year 2023. Okay, so because of job losses in several areas, particularly the USA industrial belt after the Chinese entry into the WTO, sentiment among American lawmakers has turned against granting more market access to foreign goods. Trade experts का ये कहना है कि bilateral trade agreement would likely require India to lower tariffs ताकि greater access मिल सके American goods को in the Indian market rather than कि अमेरिका इस बात को रेसिप्रोकेट करे. The onus lies on India. That is what the experts say कि इंडिया को टैरिफ्स कम करने पड़ेंगे so that American goods can get entry into Indian markets. Because जो average टैरिफ्स हैं अमेरिका में they are among the lowest in the world already. तो एक कॉम्पैक्ट इनिशिएटिव की बात करी गई है टू अडैप्ट टू द न्यू ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप. India should develop a strategy to effectively use the compact initiative to address non-tariff barriers and improve market access for its products as well. डिफेंस पार्टनरशिप की बात आती है. 10 साल का डिफेंस पार्टनरशिप एग्रीमेंट यहाँ पे फोर्सी करा गया है. इंडिया विल गेट द जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल, स्ट्राइकर कॉम्बैट व्हीकल्स, मोर P-8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट. Plus, America has also promised that it will co-produce AI-enabled unmanned systems for underwater domain awareness. But however, अभी तक हमारे पास F414 इंजन नहीं आया है. Alright, America still considering कि वो हमको F-35 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट दे, बट ऑफकोर्स हम उनसे नहीं लेना चाहते हैं कंसिडरिंग जो भी इंडिया अमेरिका के रिलेशंस रहे. बट व्हाट वी वांट इज द F414 इंजन व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर AMCA, विच इज जो हमारा एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, जो हमारा 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है. उसमें जो इंजन लगेगा वो F414 का लगेगा. लेकिन वो F414 जो इंजन बनाता है GE, उसने अभी तक यानी कि अमेरिका ने अभी तक वो टेक्नोलॉजी और इंजन हमको नहीं दिया है. सो बातें बहुत करिए कि हमको वो P-8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट देगा, कॉम्बैट व्हीकल्स देगा, एंटी टैंक मिसाइल्स देगा, लेकिन अभी बिकॉज ऑफ इंडिया अमेरिका रिलेशंस हम डिफेंस के डोमेन में काफी स्लो हो गए हैं. देन RDP. So leaders also called for opening up negotiations this year for a reciprocal defense procurement agreement ताकि USA और अमेरिका अलाइन कर सकें their procurement systems and enable the reciprocal supply of defense goods and services. And PM Modi and US President Trump will also activate new initiatives under the Quad grouping, also bring in a lot of momentum
फॉर द IMEC कॉरिडोर एंड द I2U2। हालांकि ये सब सिंबॉलिक बातें हैं, क्वाड की मीटिंग नहीं हो रही है इस साल में, क्वाड की मीटिंग हो रही थी इंडिया में, नहीं हो रही है। IMEC वेल जब तक पूरी तरह से स्टेबिलिटी वेस्ट एशिया में नहीं आता तब तक IMEC का काम नहीं बढ़ सकता। I2U2 इसके बारे में कोई बात नहीं हो रही। I2U2 was an idea which was given by Joe Biden, and of course Donald Trump is not interested to really revive this I2U2, which is India, Israel, UAE and USA. All right. Then यहाँ पे trust, transforming relationship utilizing strategic technology initiative. तो taking forward the Biden administration, ICET, India and America decided to rename it and launch as the US-India Trust Initiative. Of course ये ICET जो बात करता था इमर्जिंग एंड क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज की बात करता था, लेकिन अगेन डोनाल्ड ट्रम्प वुड वांट टू रीब्रांड व्हाटएवर इनिशिएटिव जो बाइडेन हैड डन विद इंडिया, तो इसको रीनेम कर दिया है यूएस इंडिया ट्रस्ट इनिशिएटिव। देन लॉन्च ऑफ इंडस इनोवेशन, इट इज एन इनोवेशन ब्रिज मॉडल आफ्टर द सक्सेसफुल इंडस एक्स प्लेटफॉर्म that will advance the US-India industry and academic partnership and also get in a lot of investment in space, energy and other emerging technologies. Launch of Strategic Mineral Recovery Initiative. So a new US-India cooperation program to recover and process critical minerals including lithium, cobalt and rare earths from heavy industries like aluminium, coal mining and oil and gas. Then also launched the Indian Ocean Strategic Venture. ये एक नया bilateral whole of the government forum है which will advance coordinated investments in the economic connectivity and commerce. Then next up है who are the PKK, the Kurdish armed group fighting against Turkey. Now for more than 4 decades Turkey has been fighting an armed insurgency by the Kurdistan Workers Party or the PKK. ये एक militant group है which says that it wants greater rights for the Kurdish minority living in Turkey. तो PKK ये ग्रुप है which was launched and which launched an armed insurgency against the Turkish state in the early 1980s, and they were originally seeking independence for the Kurds, who are believed to have about 15% of the size of the Turkey's population. Now, starting from the mountains in the eastern and southern Turkey, जो PKK fighters हैं, they attacked the Turkish military bases and the police stations, और again ये जो conflict है बहुत ज़्यादा spread हो गया, spiral out हो गया। ये एक ऐसी एथनिक कम्युनिटी है विच इज स्टेटलेस, विच हैज बीन प्रॉमिस्ड कि आपको नेशनहुड मिलेगा, स्टेट मिलेगा, आपको अपना खुद का ऑटोनोमस एक नेशन मिलेगा, लेकिन अभी तक नहीं मिला है। इन द लास्ट 1 decade तुर्किश मिलिट्री हैज रूटेड द पीकेके फोर्सेस फ्रॉम मेजर कुर्दिश सिटीज इन द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ तुर्की। तो ये जो साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ तुर्की है, यहाँ पे कुर्द पॉपुलेशन काफी ज्यादा सिचुएटेड है, काफी ज्यादा कंसेंट्रेटेड है। अब कुर्द कौन है? कुर्द एथनिक ग्रुप है जिसमें रफली 40 मिलियन पीपल, यानी कि 40 मिलियन पीपल इज क्वाइट अ लॉट। 44 मिलियन में 40 लाख होते हैं, 40 मिलियन में 4 करोड़। तो 4 करोड़ कुर्द लोग रहते हैं इन एरिया सराउंडिंग ईरान, इराक, सीरिया एंड तुर्की। ये दे स्पीक मल्टीपल डायलेक्ट्स ऑफ कुर्दिश, अ लैंग्वेज व्हिच इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू तुर्किश और अरबिक। मोस्ट ऑफ देम दे आर सुन्नी मुस्लिम्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आर्मीनिया, तुर्की, सीरिया, इराक, ईरान, इन एरियाज के अक्रॉस कुर्दिश लोग रहते हैं। लगभग 4 करोड़ 40 मिलियन, दैट इज अराउंड 4 करोड़ पीपल जो है इस कम्युनिटी के रहते हैं। दे आर डिवॉइड ऑफ एनी स्टेट, दे डोंट हैव एनी नेशन। सो दे वर प्रॉमिस्ड अ नेशन बाय द वर्ल्ड पावर्स आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1, लेकिन आज देखो कितने साल हो गए वर्ल्ड वॉर 1 को खत्म हुए को भी, 100 साल से ऊपर हो चुके हैं। सो देयर वर कुर्दिश रिबेलियंस इन वेरियस कंट्रीज ओवर द फॉलोइंग जनरेशन, एंड कुर्द्स दे हैव फेस्ड स्टेट सप्रेशन ऑफ देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। तो आफ्टर द गल्फ वॉर द लार्जली कुर्दिश northern region of Iraq has been semi-autonomous. अब जो PKK के फाउंडर हैं अब्दुल्ला ओचलन, he has called on the Kurdish fighters to lay down their arms. It remains unclear how effective his plea or his request would be, and what if anything the Turkish government is offering this group in exchange for ending the fighting. We don't know about that, but the leader of the PKK group, he has been asking to lay down the arms. Multiple efforts to freeze or to end the Turkey-PKK conflict has been made, starting with the ceasefire which happened in 1993, but all these efforts collapsed. Violence flared on and off until a new round of peace talks began in 2011, but the process collapsed in mid-2015 with each side blaming the other for the failure. ये अब्दुल्ला ओचलन है, who is the leader of the PKK, the Kurdish party. Alright, तो यहाँ पे फरवरी के करंट अफेयर्स खत्म होते हैं, मार्च के शुरू करते हैं यहाँ से। चलिए हम मार्च 2025 के करंट अफेयर्स यहाँ पे डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। चलिए, तो यहाँ पे पहला आता है इंडियाज नेबरहुड में ऑपरेशन ब्रह्मा। अर्थक्वेक आया था म्यांमार में, तो ऑपरेशन ब्रह्मा वाज द नेम ऑफ द ऑपरेशन जो कि कंडक्ट किया गया इन टर्म्स ऑफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ। वैसे भी म्यांमार की सिचुएशन कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, पिछले 5 सालों से यहाँ पे मिलिट्री कूप चल रहा है। एंड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने अनाउंस किया था
कि इंडिया ने इस ऑपरेशन को 28 मार्च 2025 को इनिशिएट किया था, लेड बाय इंडियन आर्मी. As a part of the operation, a specialized medical task force was deployed to deliver urgent medical care, including emergency treatments, trauma management, and surgical interventions for those in need. The mission has been named Operation Brahma after Hindu god of creation, symbolizing India के जो efforts हैं in terms of rebuilding of Myanmar after the devastating earthquake. तो ये नाम रिफ्लेक्ट करता है हमारे देश की कमिटमेंट को कि हम इमीडिएट लॉन्ग टर्म सपोर्ट और कमिटमेंट देना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ रिलीफ एंड रिकवरी टू द पीपल ऑफ म्यांमार. तो 28 मार्च 2025 को 7.7 के मैग्नीट्यूड पे एक बहुत मैसिव अर्थक्वेक आया म्यांमार में, और ये क्वेक ओरिजिनेट किया फ्रॉम द राइट लेटरल सगैंग फॉल्ट व्हिच वाज फॉलोड बाय अ 6.4 मैग्नीट्यूड आफ्टरशॉक फर्दर इंपैक्टिंग द रीजन, जिसमें कई सारे लोग मारे गए, thousands were injured, many are still missing. और tremors of the earthquake were also felt in Bangkok, Thailand, in all the way up to Thailand, in Bangkok, leading to building collapses and casualties over there as well. So the powerful earthquake in Myanmar had its source in central Myanmar, about 20 kilometers from Mandalay, which is the country's second largest city. So Mandalay, which is located on the east bank of the Irrawaddy River, is close to one of the most seismically active faults in the region, called the Sagang Fault, which is named after a town which is not very far from Mandalay. So Sagang is also the name of region, and as you know, कि Myanmar is also very important in terms of current affairs, because Myanmar का 1640 किलोमीटर्स का बॉर्डर है जो टच होता है नॉर्थ ईस्ट के साथ. सगांग रीजन इनफैक्ट वो भी बॉर्डर टच करता है नागालैंड अरुणाचल के साथ. तो सगांग रीजन है, तो वहां पे सगांग रीजन में मैंडले के पास में आता है सगांग रीजन, तो वहां पे सगांग रीजन के पास में मैंडले में यहाँ पे ये एपिसेंटर बना था ये. ओके, देन ट्रेन हाईजैकिंग इन पाकिस्तान. तो मार्च 2025 में इंसर्जेंट्स फ्रॉम द BLA, द बलोच लिबरेशन आर्मी, अक्षय खन्ना जी ने तो वैसे भी बलोच रीजन को बहुत ज्यादा पॉपुलर कर दिया है आफ्टर हिज लेटेस्ट डांस मूव्स इन द फ्लिपराची सॉन्ग. सो इंसर्जेंट फ्रॉम द बलोच लिबरेशन आर्मी हाईजैक द जाफर एक्सप्रेस इन बलोचिस्तान, और अप्रोक्सीमेटली 182 हॉस्टेजेस को, यानी कि 182 लोगों को बंदी बना लिया था. पाकिस्तान की मिलिट्री ने ऑपरेशन कंडक्ट किए ताकि हॉस्टेजेस को, यानी कि बंदियों को रिहा कराया जा सके, बट दैट आल्सो रिजल्टेड इन कैजुअलिटीज ऑन बोथ द साइड्स. तो ये इवेंट अंडरस्कोर करता है द ऑनगोइंग सिक्योरिटी चैलेंजेस इन बलोचिस्तान एंड आल्सो द डिमांड ऑफ द बलोची पीपल इन टर्म्स ऑफ क्रिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट बलोचिस्तान. तो अब यहां पे देख सकते हैं बलोचिस्तान मैं, चलो बलोचिस्तान के बारे में आपको बताऊंगा डिटेल में. तो प्रोमिनेंट बलोच ह्यूमन राइट्स डिफेंडर महारांग बलोच was arrested and detained in Quetta's Huda district prison. उनकी arrest has drawn international attention, highlighting concerns about the human rights and the freedom of expression in this country called as Pakistan, जहां पे बलोची लोग जो हैं वो काफी suppressed रह रहे हैं. तो बलोचिस्तान लार्जेस्ट पाकिस्तानी प्रोविंस है, बहुत ज्यादा स्पार्सली पॉपुलेटेड है, बहुत इम्पावरिश्ड है एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री. बलोचिस्तान लार्जेस्ट है बट लीस्ट पॉपुलेटेड है. पाकिस्तान के 4 प्रोविंस है, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा KP, लेकिन बलूचिस्तान बहुत ज्यादा स्पार्सली पॉपुलेटेड है, इतनी आबादी नहीं है. अब इसकी लोकेशन बड़ी स्ट्रेटेजिक है, ओपन्स अप टू द इंडियन ओशन, यहाँ पे ऑयल रिजर्व्स हैं, स्ट्रेटेजिकली बहुत वाइटल है फॉर पाकिस्तान. यहाँ पे ग्वादर पोर्ट भी आता है जहाँ पे चाइना इन्वेस्ट कर रहा है. और इस प्रोविंस में हम 1948 से ही देख रहे हैं कि बलूची नेशनलिस्ट सेंटिमेंट जो है वो अपनी एग्जिस्टेंस के लिए, अपने हक के लिए लड़ रहा है पाकिस्तान के साथ. ये भी सुन्नी है, ऐसा नहीं है कि ये शिया हैं, लेकिन इनकी ये शिकायत है कि पाकिस्तान में डोमिनेंट जो पॉलिटिकल एलीट है वो पंजाबी मुस्लिम है. तो बलोचियों को इतना राइट नहीं मिलता है, बलोचियों को असेंबली में और इवन पार्लियामेंट में इतना राइट नहीं मिलता है, उनके वहां पे इतनी डेवलपमेंट नहीं हो रही है. और जबकि इतना बड़ा प्रोविंस है, इतना ज्यादा वहां पे रिसोर्स है, लेकिन फिर भी वहां पे बहुत निग्लेक्ट है बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान. तो ये पॉलिटिकल मैप आप देख सकते हैं बलूचिस्तान का. इसमें जो विद इन बलूचिस्तान जो रीजन्स आते हैं, लगभग 8 रीजन्स आते हैं बलूचिस्तान में. Now, at the dawn of Pakistan's independence, Balochistan comprised of several chiefdoms, with Kalat being the most prominent under the leadership of Ahmad Yar Khan. Initially hesitant to accede to Pakistan, Ahmad Yar Khan's aspirations for an independent Baloch state were thwarted by geopolitical exigencies, which led to Balochistan ka forced accession in 1948. So, subsequent protests and insurgencies, notably which was initiated by Prince Abdul Karim in 1948, has characterized the Baloch quest for autonomy, which is spanning decades of violence and decades of conflict. So, Baloch insurgency has been met with severe state repression. Pakistani forces accused of egregious human rights violations, including the extrajudicial killings, enforced disappearance, and torture.
सो रिपोर्ट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात करें, वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्संस की बात करें, दे हाईलाइटेड द वाइड स्प्रेड नेचर ऑफ दीज अब्यूजेस, जहां पे हजारों कैजुअलिटीज हो रही हैं जब से इस कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत हुई है 1948 से. बलोच नेशनलिस्ट ग्रुप्स, they are championing autonomy. They have also faced accusation of human right violations, which is also further complicating the credentials of humanitarian dimensions in this country. Ethnic disparities are rooted in Balochistan ka distinct identity vis-a-vis the Punjabis and the Sindhis, which has fueled the trajectory of the conflict. Now, of course, even they want something like Bangladesh, ki जैसे बांग्लादेश आजाद हुआ है वो भी ऐसे लिबरेट हो, आजाद हो. Economic injustice epitomized by marginalization of बलूची people. ग्वादर पोर्ट में इन्वेस्टमेंट चाइना अरबों खरबों की कर रहा है, लेकिन वहां पे बलूची लोगों को मौका नहीं मिल रहा काम करने का. वहां पे चाइना अपना लेबर लेके आ रहा है, चाइनीज लोगों को लेके आ रहा है, नॉन बलोच टेक्निकल एक्सपर्ट्स वहां पे काम कर रहे हैं. सो देयरफॉर ये सारे जो फैक्टर्स हैं दैट इज मेकिंग द पीपल ऑफ बलोच और द मोर रिबेल्ड अगेंस्ट द पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट एंड द पाकिस्तान आर्मी. नाउ जो बलूची लोग हैं वो ईरान में भी रहते हैं. ईरान में जो बलूची लोग हैं वो वहां पे सिस्टमैटिक सप्रेशन फेस करते हैं बिकॉज ईरान एक शिया गवर्नमेंट है. ईरान में जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है वो शिया है, जबकि बलूची लोग जो हैं वो सुन्नी सेक्ट से आते हैं. तो जो बलूची लोग हैं दे आर डिमांडिंग they wanting the demand for a greater Balochistan, which will include the Balochistan of Iran, the Balochistan of Pakistan, and also there are Baluchi people living in Afghanistan as well. Then Black Sea ceasefire talks. Now अब ये मार्च 2025 का करंट अफेयर है जहां पे हमने देखा कि जो recent developments हैं, जो recent developments have indicated that Ukraine and Russia they have agreed to ceasefire in the Black Sea region, which was facilitated by the USA during negotiations in Riyadh in Saudi Arabia. तो आपको पता होगा ब्लैक सी ग्रेन डील के बारे में. 2022 में ब्लैक सी ग्रेन डील बनाई थी जिसमें यूएन, यूक्रेन, रशिया और तुर्की इन्वॉल्व थे बिकॉज तुर्की इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री व्हेन इट कम्स टू द ब्लैक सी. वो ब्लैक सी ग्रेन डील बनाने का पर्पस क्या था? ताकि जो अनाज है, जो व्हीट है और राइस है, वो बाय द डिफरेंट पोर्ट्स ऑफ द ब्लैक सी एक्सपोर्ट किया जा सके ऑनवर्ड्स टुवर्ड्स वेस्ट एशिया एंड अफ्रीका, बिकॉज बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज आर डिपेंडेंट अपॉन व्हीट एंड राइस और जो सप्लाईज है वो रशिया और यूक्रेन से आते हैं. तो ये जो एग्रीमेंट था, ये एग्रीमेंट व्हाट वाज एमिंग टू इंश्योर सेफ नेविगेशन, एलिमिनेटिंग द यूज ऑफ फोर्स एंड प्रिवेंटिंग द मिलिट्री यूज ऑफ कमर्शियल वेसल्स इन द ब्लैक सी. नाउ ब्लैक सी सीजफायर टॉक्स की बात करें तो सीजफायर टर्म्स की बात करें, बोथ द नेशंस कमिटेड टू हॉल्टिंग द मिलिट्री एक्टिविटीज इन द ब्लैक सी टू अलाउ द सेफ पैसेज ऑफ कमर्शियल वेसल्स. सैंक्शंस रिलीफ की बात करें, अमेरिका अग्रीड टू असिस्ट इन रिस्टोरिंग रशियाज एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट्स फॉर एग्रीकल्चर एंड फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट्स. लेकिन रशिया ने स्टिपुलेट करा कि जो सीजफायर है दिस विल ओनली कमेंस once the sanctions on its agricultural bank and related financial institutions are lifted and they are reconnected to the SWIFT system. एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, बोथ पार्टीज कंसेंटेड टू डेवलप मेजर्स टू प्रिवेंट अटैक्स ऑन एनर्जी फैसिलिटीज एमिंग टू प्रोटेक्ट क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम फर्दर डैमेज. इंप्लीमेंटेशन चैलेंजेस की बात करें, इंप्लीमेंटेशन डिलेज आते हैं. ये सीज फायर का जो इनिशिएशन है इज कंटिंजेंट अपॉन लिफ्टिंग ऑफ स्पेसिफिक सैंक्शंस व्हिच इज लीडिंग टू पोटेंशियल डिलेज एंड कॉम्प्लिकेशंस इन एनफोर्समेंट. यूक्रेनियन स्केप्टिसिज्म की बात करें, यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की हैज एक्सप्रेस्ड डिस्ट्रस्ट towards Russia's commitment, emphasizing the need for tangible actions over verbal agreements. International concerns की बात करें, critics का ये कहना है कि जो concessions रशिया को दिए गए हैं, particularly regarding the sanctions relief, this might inadvertently, unintentionally, this might empower its military capabilities and also undermine the broader sanctions regime. ये देखो ब्लैक सी है, ठीक है, ब्लैक सी है, ब्लैक सी के सराउंडिंग कंट्रीज आ जाती हैं. कौन सी कंट्रीज आ जाती हैं? आपका यहाँ पे बुल्गारिया आ जाता है, यूक्रेन आ जाता है, जॉर्जिया आ जाता है, राइट. उसके बाद आपका रशिया भी आ जाता है, देन आपका यहाँ पे रोमेनिया आ जाता है, टर्की आ जाता है. तो ये कंट्रीज हैं. मैंने एक एक्रोनिम बनाया था बाय द नेम ऑफ बर्गर टी, बड़ा वायरल हुआ था वो. बर्गर टी का एक्रोनिम बनाया था याद रखने के लिए कौन सी कंट्रीज हैं जो कि ब्लैक सी को सराउंड करती हैं, ठीक है. यूक्रेन ऑब्वियसली इज ऑल्सो, यूक्रेन रशिया तो सराउंड करती ही करती. रोमेनिया हो गया, आपका बुल्गारिया हो गया, जॉर्जिया हो गया, एंड टी से टर्की हो गया, बर्गर टी, ठीक है. देन आप यहां पे देख सकते हैं ब्लैक सी इज कनेक्टेड टू द सी ऑफ अजोव. यहां पे आपका कर्च स्ट्रेट आ जाता है. कर्च स्ट्रेट भी न्यूज में था, प्लेसेस इन न्यूज. जब रशिया यूक्रेन की बात करते हैं तो कर्च स्ट्रेट भी न्यूज में रहता है. यहाँ पे ब्लैक सी आ गया, ये सी ऑफ अजोव आ गया, बीच में आपका कर्च स्ट्रेट आ गया, ठीक है. सो ब्लैक सी के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन. ब्लैक सी कनेक्ट करता है मेडिटेरेनियन सी को वाया द बॉस्फोरस स्ट्रेट एंड द सी ऑफ मार्मरा. इट कनेक्ट्स द सी ऑफ अजोव वाया द कर्च स्ट्रेट. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका ब्लैक सी है,
यहाँ पे आपका सी ऑफ मार्मरा आ जाता है, यहाँ पे आपका मेडिटेरेनियन सी आ जाता है, यहाँ पे आपका एजियन सी आ जाता है। दो इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स हैं, द बॉस्फरस एंड द डार्डेनल्स, ये दो इंपॉर्टेंट टर्किश स्ट्रेट्स हैं इन कंटेक्स्ट ऑफ द ब्लैक सी। ये देखिए, ये ब्लैक सी है, ये बॉस्फरस स्ट्रेट है, देन सी ऑफ मार्मरा है, ये डार्डेनल्स है, देन एजियन सी है। तो ब्लैक सी और सी ऑफ मार्मरा के बीच में बॉस्फरस स्ट्रेट आ गया, सी ऑफ मार्मरा और एजियन सी के बीच में डार्डेनल्स आ गया। ठीक है, तो ये दो टर्किश स्ट्रेट्स के बारे में आपको पता हो। यूनिक फीचर्स क्या है ब्लैक सी के? एनॉक्सिक लेयर, द ब्लैक सी हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑक्सीजन फ्री वाटर जोन इन द वर्ल्ड, देन हाई सैलिनिटी एट डेप्थ्स, सरफेस इज लो इन सैलिनिटी, लेकिन जो डीपर वाटर्स हैं, डीपर डाउन इन द ब्लैक सी, सैलिनिटी जो है, सॉल्ट कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है। देन मेजर रिवर्स 4D, डेन्यूब, नाइस्टर, नाइपर एंड डॉन रिवर, ये चार रिवर्स हैं which are flowing into the Black Sea, the major rivers which are flowing into the Black Sea. Then trade and economic significance की बात करें तो ब्लैक सी एक मेजर ट्रांजिट रूट है फॉर ऑयल, नेचुरल गैस एंड ग्रेन एक्सपोर्ट्स। पोर्ट्स लाइक ओडेसा, नोवोरोसिस्क, कॉन्स्टेंटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ग्लोबल ट्रेड में। एक इंपॉर्टेंट एनर्जी कॉरिडोर है, सेवरल ऑफशोर गैस फील्ड्स आर बीइंग एक्सप्लोर्ड बाय रोमानिया, टर्की एंड रशिया। ऑलराइट, तो ट्रेड एंड इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, ब्लैक सी कंटेन करता है सिग्निफिकेंट ऑफशोर नेचुरल गैस रिजर्व्स, पर्टिकुलरली इन द रोमानियन एंड टर्किश वाटर्स। देन मेजर एनर्जी प्रोजेक्ट्स कौन से हैं? तुर्क स्ट्रीम पाइपलाइन है जो कि ट्रांसपोर्ट करता है रशियन गैस को टू टर्की एंड यूरोप। देन नेपट्यून डीप गैस प्रोजेक्ट है रोमानिया में, वन ऑफ द यूरोपियन यूनियंस लार्जेस्ट न्यू गैस रिजर्व्स। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स आ जाते हैं, मैंने पोर्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। पोर्ट्स इन द ब्लैक सी, कॉन्स्टेंटा रोमानिया में है, ओडेसा यूक्रेन में है, नोवोरोसिस्क रशिया में है, वारना एंड बुरगास बुल्गारिया में आ गया, त्राबजोन एंड सामसुन तुर्की में आ गया, सेवास्टोपोल क्रिमिया में, नोवोरोसिस्क अगेन रशिया में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। देन ऑर्गेनाइजेशन में एक इंपॉर्टेंट न्यूज थी, अरेस्ट वारंट अगेंस्ट दुतर्ते। फॉर्मर फिलीपींस प्रेसिडेंट रोड्रिगो दुतर्ते was arrested by the ICC, which was investigating allegations that crimes against humanity were committed during his so-called war on drugs. ICC में 125 कंट्रीज है एज इट्स मेंबर्स। मुझे बताएं अगर आप यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं कि ICC में कौन सी वो कंट्री है जिसने अपनी मेंबरशिप को एग्जिट किया है और कौन सी वो कंट्री है जो कि ICC में ऐड हुई है। मुझे वो अपने कमेंट में बताना है अगर आप 1 घंटे के बाद भी इस वीडियो में बने हुए हैं। तो ICC में 125 कंट्रीज हैं और इसमें इंटरनेशनल जुरिस्डिक्शन होती है ओवर 4 टाइप्स ऑफ क्राइम, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, जेनोसाइड, crimes of aggression and war crimes. So it can step in when countries are unwilling or unable to prosecute suspects for these crimes. Now during his 6-year term, which ended in 2022, more than 6,000 suspects were killed by the police or unknown assailants as a part of his war on drugs campaign. एक UN report ने subsequently reveal किया that most of the victims were young, poor urban males. ICC was established under a 1998 treaty called as the Rome Statute. इसके headquarters कहाँ पे है? In The Hague, Netherlands. ICC investigates and where warranted tries individuals which are charged with the gravest crimes of concern to the international community. Genocide से, war crime से, crimes against humanity से या crimes of aggression से अगर related हो। ICJ की तरह, unlike the ICJ, which deals with countries and inter-country disputes, ICC prosecute करता है individuals को। Additionally, offenses should be committed either in a country which has ratified the Rome Statute or by a national of a ratifying country. तो ICC दुनिया का पहला permanent international criminal court है। ICC can also practice its jurisdiction over cases referred to the ICC by the UNSC. अब आप देख सकते हैं कि USA, रशिया, चाइना, इंडिया ये सब नहीं है, they are not members of the ICC. In fact, USA, रशिया ने साइन किया था ICC के स्टैचू को लेकिन रैटिफाई नहीं किया। इंडिया, चाइना इन सब ने कभी साइन ही नहीं किया ICC के स्टैचू को। तो ICC वर्सेस ICJ का डिफरेंस आ जाता है कि ICC इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ द UN फ्रेमवर्क, ICJ है, ICC नहीं है। कोऑपरेशन बिटवीन UN एंड द ICC इज कंट्रोल्ड बाय अ सेपरेट एग्रीमेंट। ICJ इज वन ऑफ UN's 6 main organs. It primarily considers litigation involving countries. Founded in 1945 and headquartered in The Hague, Netherlands. How does the ICC function? The court carries out its investigation through the office of the prosecutor and has 18 judges. Both the judges and the prosecutors hold non-renewable 9-year terms. The present prosecutor of the ICC is Mr. Karim Khan. इसमें 3 तरह के benches होते हैं, pre-trial, trial and appellate benches. Prosecutor conduct करता है preliminary examination in a matter before seeking permission for the pre-trial judges to open a full-fledged investigation. How does the prosecutor open investigation? When a case is referred by a member country in its own territory, when a case is referred by the UNSC, या जब prosecutor खुद अपने आप वो case pick up करे।
क्या नॉन मेंबर स्टेट्स को प्रोसिक्यूट किया जा सकता है? देखो, अगर एलिजेड क्राइम्स वर परपेट्रेटेड बाय नॉन मेंबर्स इन मेंबर स्टेट्स देन किया जा सकता है। इफ द नॉन मेंबर्स एक्सेप्ट द जुरिसडिक्शन ऑफ द आईसीसी, या जब सिक्योरिटी काउंसिल ऑथराइज करता है आईसीसी को। क्रिटिसिज्म आईसीसी की आती है कि भैया आईसीसी इज लाइक अ टूथलेस टाइगर, इज लाइक अ पेपर टाइगर, कि इतने सालों के बाद भी द कोर्ट हैज कन्विक्टेड जस्ट 10 पर्सन्स, एंड इवन आईसीसी के होते हुए भी कितना सारा क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी अफगानिस्तान में हुआ, दुनिया भर में अमेरिका कितना इन्वॉल्व होता है क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी में, कितना जेनोसाइड इजराइल कर रहा है, लेकिन फिर भी आईसीसी क्या कर रहा है? आईसीसी कुछ नहीं कर रहा। इनफैक्ट अफ्रीकन यूनियन ने 2016 में एंडोर्स किया था कि क्यों ना हम मास विड्रॉ करें फ्रॉम द रोम स्टैच्यू, बिकॉज अल्टीमेटली आईसीसी को वही मेंबर्स फंडिंग भी दे रहे हैं। तो क्या फायदा उस फंडिंग का जब आईसीसी एक्चुअल में अपना मैंडेट नहीं निभा पा रहा है? तो यहां पे हमारे मार्च के करंट अफेयर्स भी खत्म होते हैं। ओके, देन मूविंग ऑन अप्रैल के करंट अफेयर्स। नाउ अप्रैल के करंट अफेयर्स में आप जैसे जानते हैं बहुत ही एक दुर्भाग्य की घटना हुई थी अप्रैल में, पहलगाम का जो आतंकी हमला था। तो इसी कारणवश अप्रैल के महीने में बहुत सारी कवरेज पहलगाम के आतंकी हमले को, इंडस वाटर ट्रीटी के एब्रोगेशन को, इंडस वाटर ट्रीटी को एट अबेंस में रखने को, इन सभी चीज़ों को लेकर काफ़ी बातचीत हुई थी। तो अप्रैल में ये 2 महीने थे जहाँ पे पहलगाम, ऑपरेशन सिंदूर, ये चीज़ें काफ़ी डोमिनेट कर रही थी। आइए जानते हैं पहलगाम किलिंग्स। Now, 5 armed militants dressed in military-style uniforms and carrying M4 carbines and AK-47s, they targeted a group of tourists in the scenic Baisaran Valley in Pahalgam. This was an assassinated attempt. This was a targeted killing. This was an assassination of, you all know that they had said कि 26 जो लोग थे, जो 26 हिंदू लोग थे, जो हिंदू कम्युनिटी से थे, उनको ये कहा गया था कि आप कल में पढ़ के सुनाओ, अब कल में नहीं पढ़ पाओगे तो आपको मार दिया जाएगा। So therefore, this was a very, very deadly attack, and this was obviously a very, this attack obviously didn't really, it shook the nation, it shook the conscience of the nation, और बहुत लोगों को पीड़ा हुई इस बात से, बहुत लोगों को तकलीफ भी हुई कि ऐसे हमारे देश में लोग घूमने गए थे। कश्मीर में टूरिज्म का देखो कितना पोटेंशियल बढ़ गया था जब से एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ है। लोग घूमने जा रहे हैं, लोगों की आज़ादी है कि वो छुट्टियां मनाने घूमने जा रहे हैं, थोड़ी ठंडी हवा लेने जा रहे हैं, ठंडी वादियां एंजॉय करने जा रहे हैं, लेकिन वहां पे ये आतंकी हमला होता है और 26 लोगों को, निहत्थे 26 लोगों को मार दिया जाता है। एक बहुत बड़ी दुर्घटना थी जो यहाँ पे कश्मीर में हुई। सो बायसरन वैली, इनफैक्ट बायसरन वैली यानी कि जो पहलगाम में जो बायसरन वैली है, तो पहलगाम से मतलब थ्रू पहलगाम रास्ता भी जाता है अगर अमरनाथ यात्रा की बात करें। Now, strategic significance क्या है पहलगाम की? तो जो टेरेन है अराउंड पहलगाम that connects to the पीर पंजाल mountain range, which is used as an infiltration route by these militants crossing the LOC, and this makes it a very sensitive zone in terms of counterinsurgency operations and surveillance. पहलगाम एक मेजर बेस कैंप है अगर हमने अमरनाथ यात्रा करनी हो, जो कि एक मेजर हिंदू पिलग्रिमेज साइट है। तो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस में सिक्योरिंग दिस रीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ द ईयर। जब बर्फ पिघल रही होती है मार्च अप्रैल में, तब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इस रीजन को सिक्योर करना, बिकॉज इट इज ऑफन टारगेटेड और डिसरप्टेड बाय मिलिटेंट थ्रेट्स। Ensuring the safety of the pilgrims adds a religious and political dimension to the strategic value. And the distance from Pahalgam to the LOC is approximately 100 to 120 kilometers as the crow flies. So terror triangle. The terror triangle एक informal term है which is used by the security analyst to describe a geostrategic region within South Kashmir जहाँ पे militancy, radicalization और terror operations बहुत active हैं। तो ये ट्राइंगल इज नॉट ऑफिशियली डिमार्केटेड बट रेफर्स टू द एरियाज कनेक्टिंग अनंतनाग, पुलवामा एंड शोपियान डिस्ट्रिक्ट व्हिच इज ईच अ हॉटस्पॉट ऑफ द टेररिस्ट एक्टिविटी। ऑलराइट, तो पहलगाम कहां पे आता है? अनंतनाग में आता है। रिस्पांस क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा? डिप्लोमेटिक रिस्पांस की बात करें तो गवर्नमेंट ने इंपोज करा इमीडिएट और कॉम्प्रिहेंसिव बैन ऑन ऑल द इंपोर्ट्स एंड द ट्रांजिट ऑफ गुड्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम और एक्सपोर्टेड बाय पाकिस्तान। So this measure, announced by the Ministry of Commerce and Industry, aims to close all the loopholes, including indirect imports via the third countries, effectively halting the cross-border trade worth nearly 3,886 crores. Then prohibition of Pakistani ships at the Indian ports. India ने बार करा है पाकिस्तानी शिप्स को फ्रॉम डॉकिंग एट एनी इंडियन पोर्ट एंड वाइस वर्सा। ये जो मैरिटाइम एम्बार्गो है वाज इन्फोर्स्ड बाय द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग। दिस इज डिजाइन्ड टू सेफगार्ड इंडियन एसेट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, फर्दर आइसोलेटिंग पाकिस्तान फ्रॉम द रीजनल ट्रेड रूट्स। Then suspension of the postal services. All categories of mail and parcels exchange between India and Pakistan, whether by air or land, they have been suspended. Postal services had been largely inactive since 2019. So, your formal suspension underscores the present diplomatic freeze.
देन अगेन हमने यूट्यूब चैनल्स को स्ट्राइक डाउन करा, 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को हमने स्ट्राइक डाउन करा, बैन करा, और सोशल मीडिया अकाउंट्स इंक्लूडिंग इंस्टाग्राम एंड एक्स अकाउंट ऑफ पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज लाइक शुहेब अख्तर, फवाद खान, आतिफ असलम, इनको भी हमने डिसेबल करा। सस्पेंशन ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी, ये हम आगे बात करेंगे। फॉर द फर्स्ट टाइम जब से इंसेप्शन हुआ इंडस वाटर ट्रीटी का, पहली बार हुआ है कि हमने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करा है। ये ट्रीटी has stood the test of the time in terms of having a very functional arrangement in terms of distribution of water, distribution of the Indus water between India and Pakistan. But this suspension was for the first time India ने इस treaty को suspend किया है. Although this treaty has stood the test of the time, despite India and Pakistan going into war in 47, 65, 71, 99. You had the Mumbai terror attacks happening. You had the Taj. You had the Parliament terror attacks happening. Despite all of that, Indus water treaty stood the test of the time. However, we rightfully suspended that. We had put this in abeyance indefinitely. The Atari-Wagah border has been fully closed, with all the Pakistani citizens on short-term visas ordered to leave India. This was, within 24 hours उनको कहा गया था कि आपको इंडिया छोड़ना है, and any kind of people-to-people ties will not be entertained. इंडिया ने रिवोक करा था सार्क वीजा एग्जेम्पशन स्कीम को भी फॉर द पाकिस्तानी नेशनल्स, कैंसलिंग ऑल द प्रीवियसली इशूड वीजास एंड रिक्वायरिंग द करंट होल्डर्स टू एग्जिट द कंट्री विद इन 48 आवर्स। भारत सरकार ने बाद में सस्पेंड किया जितने भी वीजा सर्विसेज थी टू द पाकिस्तानी नेशनल्स। अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में भारत ने यह कहा कि ऑल एग्जिस्टिंग वैलिड वीजाज issued by India to Pakistani nationals stand revoked with effect from April 2025. Then persona non grata. Defense, naval, air advisors at the Pakistani High Commission in New Delhi, they have been declared a persona non grata in order to leave. India is reciprocally withdrawing its own military advisors from Islamabad. Persona non grata means you're not welcome. Pakistani nationals residing in India on the visas were also given mere 48 hours to leave India. Pakistani spouses married to Indians, they have also been sent back to the neighboring country. So India has announced a reduction in its diplomatic staff at the High Commission in Pakistan, scaling down from 55 to 30 personnel, signaling a significant downgrading of the diplomatic engagement. Okay, then Indus Water Treaty की बात करते हैं तो भारत ने कहा कि जो Indus Water Treaty है 1960 की, इसको इन अबेंस डाल दिया जाएगा विद इमीडिएट इफेक्ट जब तक पाकिस्तान क्रेडिबली और इररिवोकेबली अपनी सपोर्ट फॉर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को बंद नहीं करता है। अब रावी, ब्यास एंड सतलज, आपको जैसे पता है कि इसको ईस्टर्न रिवर्स कहते हैं, चिनाब, झेलम, इंडस ये वेस्टर्न रिवर्स हैं। तो इस ट्रीटी के तहत जो 3 रिवर्स हैं ईस्टर्न रिवर्स वो इंडिया के पास होंगे, मतलब पूरे के पूरे जो पूरा अनलिमिटेड यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर्स है वो इंडिया के पास होगा। किसका? रावी का, ब्यास का, सतलज का, और चिनाब, झेलम और इंडस का जो अनलिमिटेड वाटर एक्सेस है वो पाकिस्तान के पास होगा। नाउ कोई एक्सप्लिसिट प्रोविजन नहीं है ट्रीटी में फॉर द एब्रोगेशन, लेकिन आर्टिकल 62 of the Vienna Convention on the Law of the Treaties provides sufficient room under which the treaty can be repudiated in view of the fundamental change of circumstances which has occurred with regard to those existing at the time of the conclusion of the treaty. Now, after the abeyance of the Indus Water Treaty, in the absence of the treaty, India is under no obligation to follow the restrictions on the reservoir flushing of the Kishan-Ganga reservoir and the other projects on the Western River. Of course, we have all the right. इंडस वाटर ट्रीटी हमको राइट देता है कि हम झेलम पे, चिनाब पे डैम्स बना सकते हैं। ऑफ कोर्स हम उस पानी को लाइव कैप्चर नहीं करेंगे, लेकिन हम रन ऑफ द रिवर डैम्स बना सकते हैं। लेकिन अब आफ्टर द अबेंस हमारे पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं है टू फॉलो द रिस्ट्रिक्शंस ऑन द रेजर्वायर फ्लशिंग। सो इंडस वाटर ट्रीटी अभी उसको प्रोहिबिट करता था। फ्लशिंग कैन हेल्प इंडिया डीसिल्ट इट्स रेजर्वायर, बट देन फिलिंग द एंटायर रेजर्वायर को टेक डेज। So under the treaty, reservoir filling after the flushing has to be done in the peak monsoon period, but with the pact in abeyance, it could be done anytime. As per the treaty, there are design restrictions on building structures like dams on Indus and its tributaries. In the past, Pakistan has raised objections over the designs, but in future, it will not be obligatory to take the concerns on board. So in the past, almost every project has been objected to by Pakistan. Notable are Salal, Baglihar, Uri, Chutak, Nimu, Kishan-Ganga, पकलदल, मियार, ये कुछ ऐसे डैम्स हैं, कुछ ऐसे एचईपीज हैं जो कि हमने चिनाब और झेलम में रिस्पेक्टिवली बनाए हैं। पुलवामा हमले के बाद गवर्नमेंट ने 8 और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लद्दाख में क्लियर कर दिए थे। ये ऑब्जेक्शंस अब these objections by Pakistan will no longer be applicable for the new projects. Now, after the abeyance of the Indus Water Treaty, there are also operational restrictions कि कैसे reservoirs को fill किया जाएगा, operate किया जाएगा। Now with the treaty in abeyance, they are no longer applicable.
India can stop sharing the flood data on the rivers. This could also prove very detrimental to Pakistan, specifically during the monsoon जब rivers swell करते हैं. India will now have no restriction on the storage on the western rivers, particularly the Jhelum, and we can take a number of flood control measures to mitigate floods in the valley. And at the time of independence, the boundary line between the two newly created independent countries, Pakistan and India, this was drawn right across the Indus Basin, leaving Pakistan as the lower riparian and India as the upper riparian. Now, the dispute arose between the two countries regarding the utilization of irrigation water from the existing facilities, and negotiations were held under the IBRD, यानी कि World Bank, and World Bank agreed to mediate to have a solution कि Indus water को कैसे divide करना है between both the countries. And accordingly, यहाँ पे आप facts को data को पढ़ सकते हैं. मैं बार बार इसको अपने रेगुलर क्लास में भी इसके बारे में काफ़ी पढ़ाता रहता हूँ कि यहाँ पे टेक्निकली देखा जाए इंडस वाटर ट्रीटी के चलते 80% जो पानी है इंडस, झेलम और चेनाब का वो पाकिस्तान को गया और 20% पानी रावी, ब्यास, सतलज का इंडिया को गया. ऑलराइट, नाउ अब यहाँ पे अगेन बात आती है कि क्या हम अलाउड हैं, कैन वी बिल्ड डैम्स? यस, वी कैन बिल्ड डैम्स, लेकिन हम पानी को स्टोर नहीं कर सकते हैं, पानी को कैप्चर नहीं कर सकते हैं. सो द राइट टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द वेस्टर्न रिवर्स इज अनरिस्ट्रिक्टेड सब्जेक्ट टू कंडीशंस फॉर द डिजाइन एंड ऑपरेशन ऑफ द ट्रीटी. ऑलराइट, Indus Water Treaty lacks an exit clause, meaning neither India nor Pakistan they can legally abrogate it unilaterally. The treaty has no end date और कोई भी modification है that will require the signature of both the parties. लेकिन treaty cannot be exited. ये treaty का जो exit clause है यहाँ पे कोई है ही नहीं है. It does contain a dispute resolution mechanism although. Since there is no provision in the Indus Water Treaty about its duration or suspension, there is no avenue which Pakistan can approach for the revival of the treaty. Nor can Pakistan approach the ICJ कि भाई आप इसको फिर से रीस्टोर करवाओ. Because of the Indian reservation given under the ICJ statute, which bars the filing of the case by Pakistan against India. In case India revoke करता है treaty को, it literally means it has shunted it. Dispute resolution mechanism under Article 9 and annexes F and G of the IWT will be of no use and assistance to Pakistan. इसका जो it is only limited to dispute under the treaty and not meant to. तो ये जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है विद इन द आईडब्ल्यूटी, परमानेंट इंडस कमिश्नर, न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंटेड बाय द वर्ल्ड बैंक, या हम परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की बात करें, ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म इंटरनल है इन टर्म्स ऑफ द प्रोविजंस अराइजिंग आउट ऑफ द आईडब्ल्यूटी. ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म का एग्जिट क्लॉज के साथ या पाकिस्तान का इस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म को यूज करना कि फिर से ये आईडब्ल्यूटी को रिस्टोर करो, ये पॉसिबल नहीं है. देन सार्क वीजा एग्जेंशन स्कीम भी जो थी पाकिस्तान के लोगों के लिए इंडिया ने सस्पेंड करी. क्या है ये सार्क? जैसे आप जानते हैं 1985 में बना. इनफैक्ट आज पूरे 40 साल हो चुके हैं. इसमें 8 मेंबर कंट्रीज हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका. आइडिया बिहाइंड सार्क वाज क्या था? प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रीजनल इंटीग्रेशन. सार्क वीजा स्कीम 92 में लॉन्च करी थी. ठीक है, सो बेसिकली ये सार्क वीजा स्कीम का पर्पस क्या था? सार्क नेशन के लीडर्स ने ये एग्री किया था कि सर्टेन डिग्निटरीज दे शुड बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम वीजास व्हाइल ट्रैवलिंग विद इन द रीजन. तो ये स्कीम अलाउ करता है पर्सन्स इन 24 कैटेगरीज, डिग्निटरीज, हाई कोर्ट जजेस, पार्लियामेंटेरियंस, बिजनेसमैन, स्पोर्ट्स पर्सन, जर्नलिस्ट, कि ये बिना वीजा के पूरे सार्क रीजन में ट्रैवल कर सकते हैं. तो इंस्टेड मेंबर नेशंस क्या करते हैं? वीजा स्टिकर्स इशू करते हैं टू द सिटीजंस एंड दीज स्टिकर्स आर वैलिड फॉर 1 ईयर. तो ये स्कीम को रिव्यू किया जाता है फ्रीक्वेंटली बाय द इमिग्रेशन अथॉरिटीज ऑफ द मेंबर नेशंस. ये पहली दफा है. दिस इज द फर्स्ट टाइम वन मेंबर ऑफ द सार्क हैज सस्पेंडेड द वीजा स्कीम फॉर अनदर मेंबर. Citizens of the SAARC nations are also eligible for business visa to India for up to 5 years. However, this is not true for Nepal, Bhutan and Pakistani nations. Citizens of Bhutan and Nepal, they do not require visa अगर उन्हें इंडिया आना है. Then अगला न्यूज में क्या था? बिम्स्टेक समिट 2025, छठा बिम्स्टेक समिट जो हुआ था, which happened in April 2025, थाईलैंड में हुआ था. और the theme was Prosperous, Resilient and Open बिम्स्टेक. ये थीम था. इस समिट में बिम्स्टेक बैंकॉक विजन 2030 भी अलाइन करा गया. अगेन यहाँ पे काफी सारे एमओयू साइन करे गए थे. बिम्स्टेक में अगेन BBIN यानी कि बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल एंड देन उसके अलावा म्यांमार एंड थाईलैंड एंड श्रीलंका, ये 7 देश आते हैं. देन बोधी इनिशिएटिव विच इज द शॉर्ट फॉर्म फॉर बिम्स्टेक फॉर ऑर्गेनाइज्ड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर. ये इनिशिएटिव भी इंट्रोड्यूस करा गया एट द बिम्स्टेक मीटिंग, जिसका मेन मकसद क्या है? टू एनहांस ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट अक्रॉस द 7 बिम्स्टेक मेंबर कंट्रीज. महासागर इनिशिएटिव, महासागर जो विजन है इंडिया का, जो सागर डॉक्ट्रीन है, उसको सागर डॉक्ट्रीन को महासागर डॉक्ट्रीन भी जो है वो बिम्स्टेक समिट 2025 में उसको लेआउट किया गया.
एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है मोदी इनिशिएटिव के? यूथ स्किलिंग, स्कॉलरशिप्स, डिप्लोमेटिक ट्रेनिंग, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ये कुछ इनिशिएटिव्स ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑलराइट, देन कैलाश मानसरोवर यात्रा, कैलाश मानसरोवर यात्रा को रिज्यूम करा गया इन अप्रैल 2025। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि कैलाश मानसरोवर यात्रा का रिजम्पशन का जो एग्रीमेंट है वो इंडिया और चाइना के बीच में फरवरी 2025 में उसका एग्रीमेंट रिन्यू कर दिया गया था। 2020 से कोई कैलाश मानसरोवर यात्रा नहीं हुई थी, जब से कोविड आया और उसके बाद गलवान वैली में क्लैशेस इंडिया और चाइना के बीच में हुए। लेक मानसरोवर को लोकली हम कहते हैं मापुम यूमसो। ये एक हाई ऑल्टीट्यूड फ्रेश वाटर लेक है नियर द माउंट कैलाश इन द नगारी प्रेफेक्चर ऑफ द तिब्बत ऑटोनोमस रीजन। तो दो प्राइमरी रूट्स हैं अगर आपने मानसरोवर जाना है फ्रॉम इंडिया, एक तो लीपू लेक पास रूट है और एक नाथुला पास रूट है। लीपू लेक पास लाइज एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 5115 मीटर्स ऑन द बॉर्डर बिटवीन उत्तराखंड एंड द तिब्बत नियर द ट्रांस जंक्शन विद नेपाल। ये एक एंशिएंट पैसेज वे है बिटवीन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड द तिब्बतन प्लेटू व्हिच इज फ्रीक्वेंटेड बाय ट्रेडर्स एंड पिलग्रिम्स अलाइक। Nathula Pass lies at an altitude of 4,310 meters on the border between Sikkim and Tibet. This is one of the two mountain passes in the region, the other being Jalapla, which has connected Sikkim and Tibet since ancient times. अब यहाँ पे देखिए, ये एक तो लिपुलेक पास के जरिए रास्ता जाता है और एक रास्ता जाता है वाया नाथुला। जो लिपुलेक पास के जरिए जो रास्ता जाता है ये शॉर्ट जरूर है लेकिन डिफिकल्ट काफी है, लेकिन जो नाथुला पास के जरिए जो रास्ता जाता है ये लंबा है लेकिन ज्यादा इजी है, कन्वीनियंट है। देन ग्लोबल पैंडेमिक ट्रीटी की बात आती है। इसके बारे में मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था कि ग्लोबल पैंडेमिक ट्रीटी 2025 में साइन हुई। अब नेगोशिएशन इस ट्रीटी के दिसंबर 2021 में शुरू हो गए थे। पैंडेमिक के बाद द होल वर्ल्ड वाज अनप्रिपेयर्ड एंड एवरीबॉडी वाज लाइक कि भाई हम कैसे इसको डील करें, आने वाले समय में कोई पैंडेमिक आएगा तो कैसे डील करेंगे, बिकॉज ऑफ कोर्स वी कैन नॉट अफोर्ड टू रियली जस्ट गो इन अ सिचुएशन जहां पे हमारे पास सोल्यूशन नहीं है। ऑलराइट, नाउ 2022 में एक स्टडी पब्लिश करी थी बाय अ जर्नल जिसका नाम है नेचर, जिसमें रिवील करा गया दैट मोर देन 1 मिलियन लाइव्स दे कुड हैव बीन सेव्ड अगर कोविड-19 वैक्सीन्स को शेयर किया जाता मोर इक्विटेबली विद लोअर इनकम कंट्रीज। The virus had claimed more than 7 million lives across the world. All right. Then again, in a bid to prevent the loss of human life and the disruption to the households and the societies at large, as it happened because of the COVID pandemic, during the future pandemics, WHO member states got together and began to iron out a treaty. It took nearly 3.5 years and 13 rounds of meetings to reach the deal. One of the key elements of the draft agreement was a pathogen access and benefit sharing system, which will give the pharmaceutical companies access to the scientific data, जैसे कि pathogen samples हैं, genomic sequences हैं, in return for more equitable sharing of drugs, vaccines and diagnostics during a pandemic with the other member countries. तो ड्राफ्ट ट्रीटी का ये कहना था कि जो पार्टिसिपेटिंग मैन्युफैक्चरर्स हैं, they will have to allocate 10% of their production of vaccines, therapeutics and diagnostics to the WHO. Another 10% will be supplied at affordable prices. Also, जो member states हैं, they will promote and otherwise facilitate or incentivize the exchange of technology and the know-how which will help the manufacturers in developing vaccines. तो pathogen sharing and access benefits. कि अब वो पैथोजन, अब कंट्रीज के ऊपर भी एक लाइबिलिटी और ऑब्लिगेशन है कि उनको फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ ये पैथोजन के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज को एक दूसरे के साथ पैथोजन इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, एंड देन अकॉर्डिंगली जो वैक्सीन्स बनेंगी वो ये इंश्योर करना है कि वो वैक्सीन्स होल्ड नहीं हो रही हैं, कि वो वैक्सीन सिर्फ उस कंट्री को नहीं जा रही जिस कंट्री में वो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, वो अक्रॉस द वर्ल्ड इक्विटेबली हर एक नेशन में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। Now, how strong is the global pandemic treaty? Although the agreement on the draft treaty has been hailed as very groundbreaking, as historic, लेकिन काफी experts ने कहा है that it has limited scope. For instance, the agreement does not give the WHO power over individual states. Clause 24, paragraph 3 कहता है, nothing in the WHO pandemic agreement shall be interpreted as providing the WHO secretariat, including the WHO Director General, any authority to direct, order, alter or otherwise prescribe the national or domestic laws as appropriate or policies of any party. So WHO के पास ये ग्लोबल पैंडेमिक ट्रीटी कहती है that WHO does not have the power to mandate or otherwise impose any requirement, जैसे कि banning or accepting any travelers, imposing vaccination mandates or therapeutic or diagnostic measures or implementing lockdown. ये सब powers WHO के पास नहीं है, which means in a situation like the fierce competition for COVID-19 vaccines, WHO would have no way to ensure countries adhere to the terms to which they had agreed. As a result, जो pharmaceutical companies हैं, they might hesitate to commit resources to developing medical solutions for the emerging pathogens. चलिए, अगला जो न्यूज आर्टिकल है वो यूएसए यूक्रेन मिनरल डील्स का है। नाउ अगेन दिस वाज इन न्यूज, आपको याद होगा फरवरी 2025 में
जेलेंस्की आए थे व्हाइट हाउस में, काफ़ी दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप ने काफ़ी बेइज्जती भी करी थी जेलेंस्की की कि आप कैसे कपड़े पहन के आए हो। जेडी वांस भी साथ में बैठे थे। उनकी जो डिस्कशन थी वो काफ़ी वायरल भी हुई थी सोशल मीडिया पे। एंड एनी हाउ, सो आई मीन डोनाल्ड ट्रंप का एक बहुत फोरमोस्ट एजेंडा था और अभी भी है कि रशिया यूक्रेन की वॉर को एंड करना है। नाउ यूक्रेन के पास अबांडेंट मिनरल रिसोर्सेज हैं और यूक्रेन उसी रिसोर्सेज से अपनी इकोनॉमी को रीबिल्ड करेगा जब वॉर खत्म होगी। अब ये जो डील है यूएसए यूक्रेन की फॉर द मिनरल डील्स, दिस इज फार फ्रॉम आइडियल फॉर यूक्रेन बिकॉज यूक्रेन अपनी मिनरल वेल्थ को लेवरेज करना चाहता है और यूएसए को भी एंगेज रखना चाहता है इन सस्टेनिंग द वॉर एफर्ट। Meanwhile, USA is also eager to gain access to these resources, both as a form of repayment from Trump's perspective and also to safeguard the supply chains. The US heightened interest in Ukraine's mineral resource system stems from a broad consensus over its mineral security concerns and over-reliance on China. So, ये जो पैक्ट है इसको हम कहते हैं द यूनाइटेड स्टेट्स यूक्रेन री इन्वेस्टमेंट फंड। ये एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट है इन द इकोनॉमिक पार्टनरशिप बिटवीन बोथ द कंट्रीज। Now, details of the fund structure remains very, sparse. US officials describe करते हैं इसको as a mechanism which will allow America to tap into Ukraine के valuable rare earth minerals, including titanium, uranium, and lithium, while also attracting global investment from the rest of the countries कि इस war-torn country को rebuild किया जाए। तो ये एक equal partnership है। अमेरिका ने ये कहा है कि एक equal partnership है, adding that the arrangement will last for 10 years and will require cash contributions from both America and Ukraine. तो यूएसए हैज लॉन्ग सॉट ग्रेटर एक्सेस टू मोर देन 20 रॉ मटेरियल्स, जो कि अमेरिका के लिए बहुत स्ट्रेटेजिक है, क्रिटिकल है, जिसमें टाइटेनियम भी आता है विच इज यूज्ड इन एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग, यूरेनियम की अगर हम बात करें फॉर न्यूक्लियर एनर्जी एंड फॉर मेडिकल यूजेस, तो यूरेनियम के रिजर्व्स भी काफ़ी हैं यूक्रेन में। देन यहाँ पे लिथियम, ग्रेफाइट और मैंगनीज डिपॉजिट्स भी पाए जाते हैं यूक्रेन में, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज देयर यूटिलिटीज कंसर्न इन प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज एंड अदर टेक्नोलॉजीज। तो यूक्रेन पूरा कंट्रोल रिटेन करेगा अपने सरजमीन पे, अपने मिनरल्स के ऊपर, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, अपने नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर। ऐसा नहीं है कि वो सारा का सारा सब्जुगेट हो जाएगा यूएसए को, एंड यूक्रेन डिटर्मिन करेगा कि कितना एक्सट्रैक्ट अमेरिका कर सकता है, कितना नहीं कर सकता है। क्रूशली फॉर यूक्रेन, ये अकॉर्ड इंश्योर करता है कि नेशनल एंटरप्राइजेस लाइक द ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर्स इन द यूक्रेनियन कंपनीज, दे विल ऑल्सो रिमेन अंडर द यूक्रेनियन कंट्रोल एंड दे विल नॉट बी सब्जुगेटेड अंडर अमेरिका। इस अग्रीमेंट में कोई डेट ऑब्लिगेशन नहीं है टू अमेरिका, यानी कि अमेरिका ने काफ़ी उधार दिया था यूक्रेन को फॉर द वॉर जो चल रही है अभी यूक्रेन रशिया के बीच में, लेकिन ये नहीं है कि ये मिनरल अग्रीमेंट के चलते यूएसए ये कह रहा है कि आप मुझे इतना पैसा नहीं दे सकते तो बदले में आपके मिनरल्स में ले लूंगा। इसमें कोई डेट ऑब्लिगेशन नहीं है। इट इज नॉट एन अरेंजमेंट डन इन अ वे टू टेल यूक्रेन दैट लुक आई ओ दैट यूएसए ओज यू लॉट ऑफ मनी, सो इन ऑर्डर टू रीपे मी बैक आई विल ओन 50% शेयर इन योर नेचुरल मिनरल वेल्थ, इन योर रेयर अर्थ मिनरल वेल्थ। नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। So any assistance provided to Ukraine prior to its signing is not subject to this arrangement. However, new military aid from America would come under the fund's purview. Agreement does not include any explicit guarantee of the future US assistance, allowing it to walk away from table at any time. यहाँ पे आप देख सकते हैं वो रीजन्स हैं यूक्रेन में जहाँ पे जो मिनरल्स हैं, जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं वो सिचुएटेड है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो आपका ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न पार्ट यूक्रेन का है, यहाँ पे ये वोट एरियाज हैं जो कि रशियन ऑक्यूपेशन के अंडर है सिंस 2022। एंड आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जो क्रिटिकल मिनरल्स या जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं वो भी यहीं पे सिचुएटेड है, अक्रॉस द कंट्री सिचुएटेड है, बट यहाँ पे ईस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न यूक्रेन में भी काफ़ी मिनरल सिचुएटेड है। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारे अप्रैल के करंट अफेयर्स खत्म होते हैं, बढ़ते हैं मई के करंट अफेयर्स के टुवर्ड्स। चलिए मई 2025 के करंट अफेयर्स पे नजर डालते हैं। तो पहले तो बात करेंगे इंडिया यूके एफटीए के बारे। तो इंडियन एक्सपोर्ट्स टू द यूके, यानी कि एफटीए एग्रीमेंट जो इंडिया यूके के बीच में काफी टाइम से एक्सपेक्टेड था कि साइन होगा, फाइनली वो 2025 में वो डील बनी। यानी कि एफटीए एलिमिनेट्स टैरिफ्स ऑन 99% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स, बेनिफिटिंग सेक्टर्स सच एज टेक्सटाइल्स, फुटवेयर, कारपेट्स, मरीन प्रोडक्ट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी। इस मूव से is expected to boost India's export competitiveness in the UK market। तो ये एक बहुत बड़ा एक उपलब्धि है इंडिया यूके के लिए। UK exports to India, significant tariff reductions are set to for British exports to India. Notably, tariffs on Scotch whiskey and gin will decrease from 150% to 75% with a further reduction to 40% over the next decade. Now this is a cause of concern because अगर शराब सस्ते में आ रही है इंडिया में, यूके की शराब सस्ते में आ रही है, तो अगेन ये एक बहुत अच्छी बात तो नहीं है, बिकॉज शराब एज अ कमोडिटी अगर लोग ज्यादा इसका सेवन करते हैं, कंजम्पशन करते हैं, ऑफ कोर्स दैट इज नॉट विच इज गुड फॉर द सोसाइटी एंड एट द लार्जर लेवल।
Automotive tariffs on the British-made cars like Jaguars and the Land Rovers will fall from over 100% to 10% under the new quota system. Then trade volume increase होगा. Agreement is projected to boost the bilateral trade by 25.5 billion pounds, यानी कि $34 billion annually by 2040, enhancing economic growth and job creation. Sectoral benefits होंगे. For example, इंडिया का जो जेम और ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स है to the UK, they're expected to rise from 400 million to $1 billion. With total exports in this sector projected to grow from $941 million to $2.5 billion in the next 2 years. Professional mobility. ये agreement include करता है provisions for business mobility, allowing Indian musicians, chefs and yoga instructors के वो apply कर सकते हैं for UK visas. Additionally, Indian workers posted to the UK and their employers, they will be exempt from national insurance contributions for 3 years, promoting cross-border employment opportunities. State level tariffs in India. While the federal tariffs are addressed, state level tariffs in India, which can add up to 150% on top of federal charges, remain a concern for the UK exporters, potentially affecting the overall impact of the FTA. Compliance and standards की बात करें, Indian SMEs may face challenges in meeting the UK's technical, sustainability and certification standards, necessitating capacity building measures to fully leverage the FTA benefits. Then CBAM, UK का CBAM is set to take effect in 2027. This was not included in the FTA. ये mechanism can impose tariffs of up to 35% on carbon-intensive products like steel and aluminium, potentially affecting $775 million worth of Indian exports. तो India UK का FTA बहुत ही comprehensive trade agreement है, which is signed by UK since its departure from the European Union. And because EU और India भी एक FTA को भी आगे look forward कर रहे हैं, by the way, वो भी FTA बहुत जल्द अग्रीमेंट हम सबके सामने होगा, हम शेयर करेंगे उसके बारे में जब वो फाइनलाइज होता है. तो जब से यूके अलग हुआ है यूरोपियन यूनियन से, तब से यूके हैज बीन वांटिंग टू एंगेज विद इंडिया इन एन FTA, एंड ऑब्वियसली यूके इज आल्सो वेरी डेस्परेट टू मेक दिस FTA वर्क विद इंडिया. तो एक स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट है दोनों देशों की, दोनों देशों के बीच में. ऑफकोर्स एक कलोनियल पास दोनों का रहा है, लेकिन आज यूके बहुत डेस्परेट है टू अलाइन विद इंडिया बिकॉज इंडिया ग्रो कर रहा है. ऑलराइट. Okay, then USA-China trade deal. So USA agreed to reduce tariffs on Chinese imports from 145 to 30% for a 90-day period, starting May 14, 2025. ये न्यूज में था. तो चाइना ने लोअर कर दिए अपने टैरिफ्स ऑन यूएस गुड्स फ्रॉम 125% to 10% इन्हीं 90 दिन के पीरियड में. So this includes a US baseline tariff of 10% plus 20% penalty tied to fentanyl-related concerns. ये फेंटेनाइल रिलेटेड कंसर्न्स भी हम करंट अफेयर्स में आगे जाके डिस्कस करेंगे. तो ये टेम्परेरी ट्रूस है, 90 दिनों का टेम्परेरी ट्रूस है ये, बिकॉज अगेन डोनाल्ड ट्रंप ने वैसे तो अनाउंस अपने टैरिफ्स किए थे अप्रैल 2025 में, अप्रैल 2 2025 में, कि हम टैरिफ्स बढ़ा देंगे, लेकिन बाद में मई 14 2025 में आते आते, यानी कि विद इन अ स्पैन ऑफ 1.5 months फ्रॉम अप्रैल, ये टैरिफ्स को रिड्यूस कर दिया था फॉर अ 90-day पीरियड. China is committed to suspending or removing non-tariff countermeasures imposed since the April 2, 2025, जैसे कि export restrictions on the rare earth minerals and magnets critical for high-tech manufacturing. However, clarity on reversing some measures like the rare earth export licenses applied globally remains uncertain. Consultation mechanism, both sides agreed to establish a joint mechanism for ongoing trade and economic discussions with American representatives Scott Bessent and Jamieson Greer and China's Vice Premier He Lifeng leading future talks potentially in USA, China or a third country. Focus areas, USA का aim है to address its $1.2 trillion trade deficit with China and push for a greater market access for American goods in China. Both the nations are also committed to tackling the flow of fentanyl precursors from China, which is a priority for the Trump administration. तो ये कुछ यूएस चाइना ट्रेड डील और यूके इंडिया का FTA से रिलेटेड न्यूज़ थी. देन प्लेसेस न्यूज़ में बागराम एयरबेस, अब ये बेस न्यूज़ में था बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इच्छा प्रकट करी कि वो बागराम एयरबेस को ऑक्यूपाई कर. कितना जल्दी टाइम निकल गया ना, बिकॉज अभी लगता है कि कल की ही बात थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात बोली थी. देखो दिसंबर भी आ चुका है, ऐसे टाइम निकलता है, पता नहीं चलता कैसे टाइम निकल जाता है. जनवरी से लेकर दिसंबर तक करंट अफेयर्स पढ़ते पढ़ते, लेक्चर्स बनाते बनाते हमें नहीं पता लगता, तो आपको भी आई एम श्योर नहीं पता लग रहा होगा. तो बागराम एयरबेस न्यूज़ में था. बागराम एयरबेस जो कि अफगानिस्तान में है, तो अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि वो बागराम एयरबेस को ऑक्यूपाई करना चाहते हैं. उनका ये कहना था कि अमेरिका ने विड्रॉ तो कर दिया 2021 में, लेकिन उनको बागराम एयरबेस को छोड़ना नहीं चाहिए था. उन्होंने ये भी कहा कि बागराम एयरबेस इज वेरी क्लोज टू चाइनीज न्यूक्लियर फैसिलिटीज एज वेल. उन्होंने एम्फसाइज किया कि ये जो बेस है दैट इज वेरी क्लोज टू चाइनीज न्यूक्लियर फैसिलिटीज, सजेस्टिंग इट वाज अ स्ट्रेटेजिक एरर टू रिलिंक्विश कंट्रोल ओवर बागराम एयरबेस. उनका क्लेम लेकिन सब्सटैंशिएशन लैक करता है बिकॉज जो नियरेस्ट नोन चाइनीज न्यूक्लियर साइट है लोकनूर जिनजियांग में, वो 2000 किलोमीटर दूर है फ्रॉम बागराम.
सो तालिबान टुक कंट्रोल ऑफ बागराम आफ्टर द अमेरिकन विड्रॉल, ये हम सबको पता है. सो इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है? सोवियत एरा ओरिजिन्स है, कंस्ट्रक्टेड इन द 1950s बाय द यूएसएसआर. बागराम सर्व्ड एज अ वेरी पिवटल बेस ड्यूरिंग द सोवियत अफगान वॉर जो 79 से 89 के बीच में हुआ था. पोस्ट 2001 अमेरिका ने इस बेस को यूटिलाइज किया, ट्रांसफॉर्म करा एज द लार्जेस्ट मिलिट्री बेस इन अफगानिस्तान. स्ट्रेटेजिक लोकेशन बिकॉज दिस इज 60 किलोमीटर्स नॉर्थ ऑफ काबुल इन द पारवान प्रोविंस. बागराम की लोकेशन ऑफर करता है स्ट्रेटेजिक कंट्रोल ओवर इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन रूट्स इंक्लूडिंग द सलांग टनल कनेक्टिंग नदर्न एंड सदर्न अफगानिस्तान. सो ये बागराम एयरबेस न्यूज में था, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बागराम है. दिस इज योर बागराम एयरबेस. देन मोहम्मद डैम, चाइना का इंक्रीज्ड इन्वॉल्वमेंट इन मोहम्मद डैम. चाइना ने अपना कंस्ट्रक्शन एफर्ट्स को इंटेंसिफाई करा है ऑन द मोहम्मद डैम जो कि पाकिस्तान के केपी खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस में आता है. एंड दिस इज आफ्टर द इंडस बॉर्डर ट्रीटी जो सस्पेंड इंडिया ने किया था. सिग्निफिकेंस क्या है? ये डैम इज कंसिडर्ड एज अ नेशनल फ्लैगशिप प्रोजेक्ट बाय पाकिस्तान. चाइनीज स्टेट मीडिया हैज रिपोर्टेड द कमेंसमेंट ऑफ कंक्रीट फिलिंग एंड मार्किंग दिस एज अ क्रूशियल milestone. So ये situated on the Swat River. On the Swat River, approximately 5 kilometers upstream of the Munda headworks, and ये dam will stand 213 meters tall with a storage capacity of 1.239 million acre feet. ये प्रोजेक्ट एम करता है to mitigate flood risks, irrigating more than 16,000 acres of agricultural land and also generating hydropower. तो ये इसके स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के बारे में यहाँ पे बात आई है. चाइना का स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट क्या है? काउंटरिंग इंडियन इन्फ्लुएंस. चाइना का एक्सेलरेशन ऑफ द मोहम्मद डैम प्रोजेक्ट aligns with the broader strategy to deepen ties with Pakistan and counterbalance India's regional influence. Then the CPEC and BRI integration की बात आती है. This dam is also the part of the CPEC corridor. ये मोहम्मद डैम की हम साइड देख सकते हैं. This is the मोहम्मद डैम. अगेन आप देख सकते हैं this is the CPEC corridor which is passing all the way up to the Gwadar port. This is very close to the CPEC corridor. So strategically चाइना को यहाँ पे एक एज मिलता है. Then वीना कन्वेंशन एंड पर्सोना नॉन ग्राटा की बात करते हैं बिकॉज ये न्यूज में था, करंट अफेयर्स में. So, international treaty that defines a framework for diplomatic relations between the countries. वीना कन्वेंशन है वो. वीना कन्वेंशन राटिफाई करी गई है बाय 190 कंट्रीज, इंडिया के द्वारा भी, पाकिस्तान के द्वारा भी. ये कोडिफाई करती है राइट्स, प्रिविलेजेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डिप्लोमैट्स को एंड डिप्लोमैटिक मिशंस को. इसमें आर्टिकल आ जाते हैं, आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 9 तक यहाँ पे मेंशन है. आर्टिकल 9 कहता है, डिस्क्राइब करता है पर्सोना नॉन ग्राटा के प्रोविजन को. तो पर्सोना नॉन ग्राटा एक लैटिन फ्रेज है, यू आर नॉट वेलकम, अनवेलकम पर्सन. एक इन इंटरनेशनल डिप्लोमेसी it refers to diplomat or foreign official who is no longer welcome in the host country. When someone is declared persona non grata, they must leave the country or they may lose diplomatic immunity and can be expelled. So Article 9 of the Vienna Convention कहता है कि जो receiving state है that can at any time and without having to explain its decision notify the sending state that the head of the mission or any member of the diplomatic staff is not welcome is persona non grata. In that case, the sending state, इस केस में पाकिस्तान, will either recall the person concerned or terminate the functions of the diplomats on the Indian soil. तो रीजन एस्पियोनेज भी हो सकता है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी हो सकता है, इन्फ्लेमेटरी एक्शंस, रिटेलिएशन, कुछ भी हो सकता है. What happens after the declaration? So they given a short period, 24 से 72 घंटों का टाइम पीरियड दिया जाता है कि भाई आपको जाना है. If they refuse to leave, then the host country, इस केस में इंडिया, can withdraw their diplomatic immunity or number 2 expel or arrest them under local law. Then ऑफ कोर्स मई 2025 में हमने 4 दिन का ऑपरेशन सिंदूर देखा, तो वो न्यूज़ में था. वी ऑल नो अबाउट इट एंड आई थिंक इसके बारे हम सबको पता ही है, पता ही होना चाहिए. अब यहाँ पे बात करते हैं आर्टिकल 51 की, सेल्फ डिफेंस की बात आती है. तो आर्टिकल 51 ऑफ यूएन carves out a narrow exception to the general prohibition on the use of the force outlined in Article 2 Clause 4, which bars member states from threatening or using force against the territorial integrity or political independence of any state. So this allows the use of force solely in the exercise of self-defense following an armed attack. So this charter does not define what constitutes an armed attack. लेकिन ICJ in Nicaragua versus USA 1986 में एक जजमेंट दिया था. It interpreted as the most grave form of the use of force, indicating that not all attacks meets this threshold. तो आर्टिकल 51 इम्पोज करता है एक प्रोसीजरल ऑब्लिगेशन ऑन द मेंबर स्टेट्स टू इमीडिएटली रिपोर्ट टू द UNSC एनी मिलिट्री मेजर्स टेकन इन सेल्फ डिफेंस. तो UNSC देन अज्यूम करता है the authority to undertake any action necessary to maintain or restore international peace and security. In the apparent adherence to this requirement, on May 8, 2025, the Foreign Secretary Vikram Misri briefed envoys of 13 out of the 15 UNSC member states on the India's missile attacks, on the missile strikes. पाकिस्तान के एनवॉय को इनवाइट नहीं किया गया था एंड सेरा लियोन, बिकॉज पाकिस्तान, सेरा लियोन ये नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ UNSC हैं अभी फॉर दिस पीरियड, और सीरा लियोन के एनवॉय को भी नहीं इन्वॉल्व किया गया था यहाँ पे.
सो चार्टर गवर्न करता है ओनली द कंडक्ट ऑफ द स्टेट्स एंड बाय एक्सटेंशन स्टेट स्पॉन्सर्ड यूज ऑफ फोर्स। नॉन स्टेट एंटिटीज जैसे कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इंसर्जेंट्स है, वो ऑपरेट करते हैं आउटसाइड दिस लीगल फ्रेमवर्क, जो कॉम्प्लिकेट करता है इस चार्टर के इनहेरेंटली स्टेट सेंट्रिक डिजाइन को। तो आईसीजे ने ये कहा है दैट आर्म्ड अटैक अंडर आर्टिकल 51 इंक्लूड करता है एक्ट्स बाय नॉन स्टेट एक्टर्स ओनली इफ दे आर कैरिड आउट बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट। So accordingly, attribution to a state remains a necessary condition for invoking the right of self-defense under international law. The unable or unwilling doctrine. तो unable और unwilling doctrine एक controversial principle है international law में, जो कि address करता है that when a state can lawfully use force in self-defense against non-state actors यानी कि terrorist groups operating within another sovereign country's territory without the consent of that particular country. So डॉक्ट्रिन अलाउ करता है अ स्टेट यानी कि स्टेट ए टू टेक मिलिट्री एक्शन इन अनदर स्टेट यानी कि स्टेट बी इफ द स्टेट बी इज अनविलिंग और अनएबल टू प्रिवेंट द नॉन स्टेट एक्टर्स। तो स्टेट बी यहां पे पाकिस्तान, स्टेट ए यहां पे इंडिया। तो स्टेट बी यानी कि पाकिस्तान इज अनविलिंग और अनएबल टू प्रिवेंट द नॉन स्टेट एक्टर्स विद इन इट्स बॉर्डर्स फ्रॉम लॉन्चिंग आर्म्ड अटैक्स अगेंस्ट स्टेट ए। तो ये तो है पाकिस्तान इज अनएबल एंड अनविलिंग, दोनों है, अनएबल भी है अनविलिंग भी है टू प्रिवेंट the non-state actors from launching to launch attacks against India. So examples, US operations in Pakistan 2011 में जो ओसामा बिन लादेन को मारा था वो भी इसी डॉक्ट्रिन पे बेस्ड है, अनेबल और अनविलिंग डॉक्ट्रिन। यूएस ने कहा था कि पाकिस्तान वाज ईदर अनअवेयर और पाकिस्तान वाज इन्वॉल्व, यानी कि अमेरिका ने कहा कि जो ओसामा बिन लादेन को मारा है तो या तो पाकिस्तान को अवेयर नहीं था या पाकिस्तान को पता था लेकिन पाकिस्तान कुछ कर नहीं रहा था। टर्की के एयर स्ट्राइक्स इन सीरिया, टर्की ने इन्वोक करा इस डॉक्ट्रिन को, अनेबल एंड अनविलिंग डॉक्ट्रिन को, टू फ्लश आउट दी कुर्दिश मिलिटेंट्स अक्रॉस दी सीरिया तुर्की बॉर्डर। या इंडिया के सर्जिकल स्ट्राइक्स की बात करें आफ्टर पुलवामा, बालाकोट एयर स्ट्राइक्स की बात करें कि भैया अगर आपसे आतंकवादी नहीं खत्म हो रहे हैं, आपके देश में आतंकवादी बैठे हैं, आप उनके खिलाफ कुछ नहीं कर पा रहे तो हमें कुछ करने दीजिए। देन शिमला एग्रीमेंट, ये भी न्यूज में था। शिमला एग्रीमेंट जो साइन किया गया था जुलाई 1972 में बिटवीन इंदिरा गांधी एंड जुल्फिकार अली भुट्टो, एक पिवटल ट्रीटी था विच वाज एम टू हैव लॉन्ग लास्टिंग पीस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इस एग्रीमेंट को एक फाउंडेशन अग्रीमेंट बनाया गया था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, एम्फेसाइजिंग पीसफुल रेजोल्यूशन। एलओसी भी इसी एग्रीमेंट के तहत आया है। तो शिमला एग्रीमेंट को भी पाकिस्तान ने कहा कि हम इस एग्रीमेंट को नहीं मानेंगे। इन रिटालिएशन पाकिस्तान ने कहा कि आपने इंडस वाटर ट्रीटी को ये कर दिया, आपने पर्सोना नॉन ग्राटा कर दिया, तो हम बदले में शिमला एग्रीमेंट को कैंसिल कर रहे हैं एंड वी डोंट रियली केयर फॉर दैट, वी एक्चुअली डोंट फाइंड द यूटिलिटी ऑफ दिस शिमला एग्रीमेंट फॉर द फर्स्ट को। ऑलराइट, सो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं रेलेवेंस ऑफ शिमला एग्रीमेंट। इंडियन पार्लियामेंट्स डिक्लेरेशन इन 1994 दैट ऑल ऑफ कश्मीर इंक्लूडिंग द पीओके वाज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया and the 2019 amendment of Article 370 had made the Shimla Agreement quite irrelevant. It is not very relevant for us, to be very honest. तो इसमें जो key provisions हैं, bilateral resolution of disputes, respecting the line of control, commitment to peaceful relations, normalization of diplomatic relations, return of prisoners and troops which happened after the 1971 war. 90,000 पाकिस्तानी जो सिपाही थे, जो prisoners of wars थे, उनको हमने रिहा किया था, वापस दिया था under the Shimla Agreement। तो ये key provisions थे। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम अपने मई के करंट अफेयर्स को भी खत्म करते हैं। सो दोस्तों, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इनके जो करंट अफेयर्स है ये मैं कल के वीडियो में डालूंगा। आज हमने जनवरी से लेके मई तक के जो करंट अफेयर्स है वो कवर कर लिए हैं। जून ऑनवर्ड्स हम कल वाले वीडियो में डालेंगे, बिकॉज मैं थोड़ा सा वीडियो को इतना लंबा नहीं बनाना चाहता हूँ, तो इस करके आई वुड मेक इट मोर शॉर्टर टुमारो। अगर आपको लंबा वीडियो से कोई प्रॉब्लम नहीं तो कमेंट सेक्शन में बताना, आपको ये वीडियो का कंटेंट कैसा लगा वो भी बताना। एंड कल मिलेंगे, नेक्स्ट डे पे मिलेंगे, जून से लेकर नवंबर के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। सो बाय द वे गाइज, अगर आप ये वीडियो के एंड तक बने हुए हैं तो आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो ये बात मैं शुरू में बताना भूल गया था, तो यहाँ पे ना डिस्क्रिप्शन में जब आप जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिखाई दिएगा, उस लिंक में आपके पास एक सेल्फ स्टडी प्लानर का लिंक होगा, उसको डाउनलोड कर लेना। ये ना बेसिकली आपको हेल्प करेगा कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने यूपीएससी की तैयारी कभी भी करनी है, मतलब लेट्स से कि आपने यूपीएससी की तैयारी 2027 में करनी है, 28 में करनी है, आप अभी 12th में है, फर्स्ट ईयर में है, या यूपीएससी एस्पिरेंट है, अगले साल पेपर नहीं दे रहे हैं, अगले साल दे रहे हैं, वट एवर योर प्रिपरेशन लेवल इज, ये सेल्फ स्टडी प्लानर आपको बहुत हेल्प करेगा। बिकॉज इसमें ना हमने हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स को लिस्ट किया हुआ है, एंड ऑफ कोर्स इन्हीं टॉपिक्स को इसी शेड्यूल के हिसाब से आप अपने सेल्फ स्टडी के प्लान में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, तो डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं जी, हम कल मिलते हैं। कल के लेक्चर में हम जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के करंट अफेयर्स को करेंगे। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू। थैंक यू।